स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑनलाइन क्लासेस सुप्रीम सिस्टम इंस्टीट्यूट। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसी भी डिटर्मिनेंट में डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, तो ये देखते हैं क्या है डिफरेंशिएशन ऑफ ए डिटर्मिनेंट। ओके, एक यूनिक टॉपिक है ये, 12th में खासतौर जो बच्चे 12th में होंगे उनके लिए बेनिफिशियल होगा ये। ठीक, क्योंकि 12th में अगर होगे तो आप 11th में डिफरेंशिएशन कहीं ना कहीं पढ़े होगे, जैसे एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन 3x² होता है, e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x होता है, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, और कुछ अलग अलग प्रॉपर्टी आप 11th में पढ़े होंगे। ठीक, तो ये लोग उनके लिए है जो 12th में है। ओके गाइस, सो नाउ स्टार्ट। तो डिफरेंशिएशन ऑफ ए डिटर्मिनेंट, हालांकि मैं आपको 3x3 के लिए पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, ये कितने ऑर्डर का है? 3x3 ऑर्डर का है, यानी कि ऑर्डर इसका 3 है। तो ये जो एफ एक्स जी एच एच एक्स है, इसमें सारा डाटा देखा जाए तो x का कोई ना कोई फंक्शन होगा। जैसे यहाँ साइन x हो सकता है, x³ हो जाएगा, e पावर x, 5x, 7 हो सकता है, सिर्फ 7 हो, ये भी एक फंक्शन ही है, क्योंकि 7 होगा तो इंटू एक्स पावर 0 लिखा है ना, यानी x का फंक्शन ये भी कहलाएगा। तो कोई ना कोई कांस्टेंट भी होगा या कोई ना कोई x के फंक्शंस होंगे। तो इस तरह से आपके ये 9 एलिमेंट्स की जगह पे हो सकता है। तो इनको एक्सपेंड करेंगे तो x का फंक्शन बनेगा। उसी चीज़ को हम शॉर्टकट में डेल्टा x के नाम से बोल रहे हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है कि डेल्टा x हो, यहाँ पे हो सकता है कुछ ऐसा फंक्शंस हो अंदर टाइप का, जैसे gx हो gx मतलब ऐसा फंक्शन यहाँ लिखा होगा जो इसमें अवेलेबल ना हो, कुछ भी हो सकता है, वो हम लोग क्वेश्चंस कर लेंगे, आसान है। ठीक है, चिंता नहीं करना कि ये क्या लिखा है फालतू में। ठीक है, तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर दूँ, आपके जो 9 एलिमेंट्स हैं, ये 9 एलिमेंट्स में सारे फंक्शन x के भी हो सकते हैं, या हो सकता है कुछ x के हो, कुछ जगहों पे कांस्टेंट हो, या कांस्टेंट और x के फंक्शन मिक्स भी हो सकते हैं। क्वेश्चंस की जब प्रैक्टिस करेंगे आपको वहाँ पे सब कुछ क्लियर हो जाएगा 100%। ठीक, तो यही कहा गया है कि ये जो आपके 9 एलिमेंट्स दिख रहे हैं, कुछ मैंने लिखा है, बाकी के लिए डॉट डॉट लिखा दिया मैंने। ये सारे एलिमेंट्स आपके आर द फंक्शन ऑफ x। सबको पता है कि एफ एक्स को फंक्शन ऑफ x पढ़ते हैं, जी एक्स को भी फंक्शन ऑफ x पढ़ते हैं, क्योंकि x का फंक्शंस होगा, कोई ना कोई लिखा होगा। ठीक है, तब आपसे कहा जाए कि देन डेल्टा x का d/dx करे, यानी कि डेरिवेटिव करे। इस बात को शॉर्टकट में डेल्टा डैश x, एक डैश मतलब होता है एक डेरिवेटिव। तो यहाँ पे जब सिंगल डेरिवेटिव किया जाता है किसी भी डिटर्मिनेंट को देखकर, तो उसमें कितने स्टेप्स को फॉलो करना होता है, हम वो आपको बताने जा रहे हैं। ठीक है, सो आइए गाइस देखते हैं क्या है। सबसे पहला स्टेप होगा, ये फॉर्मूला हर टाइप के क्वेश्चंस के लिए है। ठीक है, 3x3 में किसी भी टाइप का हो। तो सबसे पहले आपको 3 डिटर्मिनेंट बनाने, और इन तीनों डिटर्मिनेंट का सम होगा। 3 डिटर्मिनेंट बनाने हैं और तीनों डिटर्मिनेंट का सम होगा। बना दिया? कैसे पता चलेगा 3 बनाने हैं? जब किसी फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन पूछा जाएगा डिटर्मिनेंट देकर, तो ये आपको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में 3 बार लिखना होगा। ठीक है, आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहला स्टेप होगा कि इन रो वाइज, आई रिपीट रो वाइज, किसी भी पर्टिकुलर रो में एक डिटर्मिनेंट में किसी एक डायरेक्शन में आपको डिफरेंशिएशन करना है। रो वाइज से स्टार्ट करते हैं और तीनों बार लिखेंगे एक एक करके। क्या मतलब? सबसे पहले हम फर्स्ट रो से स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव करना। तो फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव हो जाएगा f'(x), सेकंड को हो जाएगा g'(x), थर्ड को हो जाएगा h'(x). तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट में हमने किसका किसका डेरिवेटिव किया है? सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट रो का। तो बाकी के जो 2 एलिमेंट होंगे वो एज इट इज होंगे, कुछ नहीं चेंज होगा इस पूरे प्रोसेस में, बाकी ये भी एज इट इज रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट में हमने फर्स्ट रो किया। अब बात करते हैं सेकेंड डिटर्मिनेंट में। सेकेंड डिटर्मिनेंट के केस में अब आप इनमें से फर्स्ट एज इट इज लिखोगे, थर्ड एज इट इज लिखोगे, तो सेकेंड वाले का डेरिवेटिव होगा। तो सेकेंड वाला डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? a'(x), b'(x) एंड c'(x). बाकी के 2 पर्टिकुलर रो कैसे होंगे? सेम होंगे। क्या क्या होंगे? f(x), g(x), h(x) एंड लास्ट है px, qx एंड rx। ठीक, यानी कि एक डिटर्मिनेंट में किसी भी एक रो में, फिर सेकंड में जिसका हो गया वो एज इट इज रहेगा, फिर दूसरा रो का, फिर दूसरे का भी हो गया,
तो अब तीसरे के रो में तीसरे को लिखेंगे, बाकी दो एज इट इज रहेगा, यही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो थर्ड वाले क्या होगा भाई, थर्ड वाले क्या होगा, P डैश एक्स Q डैश एक्स एंड लास्ट थिंग्स R डैश एक्स, ठीक है। अब क्या क्या बचेगा एज इट इज, देखो एफ एक्स में कोई छेड़खानी नहीं करना है। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे सर इतना बड़ा है हम तो थक गए लिखते लिखते, तो जी हाँ बिल्कुल, आपको जब क्वेश्चंस आपके सामने आएगा तो ये क्वेश्चन छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है। हालांकि फॉर्मूला आपको इतना लेंथी दिख रहा है, कॉम्पिटिशन लेवल में यहाँ कभी भी इतना लेंथी आपके क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे कि चीज़ों को एक्सपेंड करो। वो ऐसा अगर पूछता भी है तो बहुत छोटा पूछेगा, कैलकुलेशन डाटा ऐसा देगा जो जिससे कैलकुलेशन ईजी हो सके। तो मैं अभी कराऊंगा कुछ समय के बाद, ठीक है, पहले आपको यहाँ पे देखना है। तो ये जो होता है किसी भी डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का तीन अलग अलग पार्ट्स में डेरिवेटिव कर दिया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे गाइस यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो फर्स्ट रो, सेकंड रो एंड थर्ड रो के लॉन्ग हमने डेरिवेटिव किया है। तो यहाँ पे हमने जो डिफरेंशिएशन किया है वो रो वाइज किया है, दिख रहा है, रो वाइज हमने डिफरेंशिएशन किया है। हो सकता है कोई बंदा इसको कॉलम वाइज करना पसंद करे, ये भी हो सकता है। तो पहले आपको कॉलम 1 करना होगा तो दो कॉलम एज इट इज रहेगा, फिर कॉलम 2 करोगे तो बाकी के दो एज इट इज, फिर कॉलम 3 करेंगे तो शुरुआत के दो एज इट इज, ठीक है। तो फिलहाल डिफरेंशिएशन आपको जनरली रो वाइज ही देखने को मिलता है, इसलिए रो वाइज हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ये रहा थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव करने का कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसको नोट करो, कुछ बातें अभी और बताने हैं। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे 2x2 का डिटर्मिनेंट यहाँ पे आपको बताने, ठीक है। अगर 2x2 का डिटर्मिनेंट दिया है और उसमें अगर आपको डेरिवेटिव की जरूरत है या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तो कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। सेम तरीका क्या तरीका भाई, यहाँ पे कितने रो है, दो रो, कितने कॉलम है, दो कॉलम। तो इस केस में आपको दो डिटरमिनेंट बनाना होगा। पिछले में 3 क्यों बनाए थे, क्योंकि 3 रोज थे तो हमें 3 बार करने होते हैं, इसलिए उसको 3 डिटरमिनेंट में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया था, ठीक है। अब यहाँ पे 2 नंबर है इसलिए 2 डिटरमिनेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। तरीका प्रोसेस सेम है, पहले का डिफरेंशिएशन तो ये एज इट इज रहेगा सेकंड वाला, ठीक, प्लस पहले का हो चुका तो अब पहला एज इट इज रहेगा, ठीक। अब किसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, नीचे वाले का, यानी कि बोले तो a डैश एक्स b डैश एक्स। अब कौन एज इट इज रहने वाला है, ax bx, ठीक है। ये तरीका होता है डिफरेंशिएशन का, किसमें, 2x2 में। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोट करके आपको लिखना जरूरी है वो ये बात कि डिफरेंशिएशन इज डन बाय रो और कॉलम वाइज, ठीक है। यानी कि किसी भी डिटर्मिनेंट के अंदर डिफरेंशिएशन का अगर जरूरत पड़ती है तो आपकी इच्छा है आप रो वाइज भी सोच सकते हो, आपकी इच्छा आप कॉलम वाइज भी सोच सकते हो, ठीक है। तो अगर आप रो वाइज से स्टार्ट किए हो तो तीनों रो वाइज चलना चाहिए, और अगर कॉलम से स्टार्ट किए हो तो तीनों डिटरमिनेंट कॉलम में लिखना चाहिए। अगर आप 3x3 के सॉल्व कर रहे हो तो 2x2 है तो अगर आप कॉलम से स्टार्ट करो तो कॉलम वाइज होना है 2 बार, और रो से स्टार्ट करते हो तो रो वाइज, ठीक है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये स्टूडेंट को थोड़ा सा कंफ्यूजन करता है अगर इस बात को ना बताया जाए तो, ठीक है। तो फिलहाल मैंने लिखवा दिया है, तो ये बात आपको 3x3 के लिए भी सही है और ये बात आपको 2x2 के लिए भी सही है, ठीक है। तो अब चलते हैं गाइस कि इस तरह के क्वेश्चंस किस तरह से बनाए जाते हैं। अब हम लोग क्वेश्चंस पे वर्क करने वाले हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं, हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल लिया है 2x2 का कि इसमें कैसे डिफरेंशिएशन सॉल्व करते हैं। कैसे पता चला कि मुझे डिफरेंशिएशन चाहिए, आप देख सकते हो यहाँ पे डैश लिखा है। डिफरेंशिएशन बताया जाता है कि एक डैश का मतलब होता है कि एक बार डिफरेंशिएशन आपको करना है, ठीक है। तो आप देखते हैं क्या होगा यहाँ पे। तो नाउ डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, जैसे यहाँ पे डेल्टा एक्स था, हमने क्या बताया था, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, किसी भी टाइप के नाम का फंक्शन लिखा जा सकता है। तो रूल क्या था कि अगर 2x2 है तो इसको 2 बार लिखना पड़ेगा, ठीक। आइए देखते हैं क्या लिखा जाता है। तो हम आपको पहले डिसाइड करना होगा कि आप रो वाइज डिफरेंशिएशन करना चाहते हो कि कॉलम वाइज, ये सारी इच्छाएं आपकी होंगी, ठीक है। तो क्योंकि फॉर्मूला में रो वाइज बताया गया है तो रो वाइज मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन होगा किसका, एक्स स्क्वायर का, फिर सेकेंड एलिमेंट का डिफरेंशिएशन, तो ये दो एज इट इज रहेंगे। अब पहला वाला रो एज इट इज रहेगा तो अब डिफरेंशिएशन किसका होगा, सेकेंड रो, ठीक है। आइए देखते हैं अब अपना वर्किंग रूल क्या है।
तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन 2x होता है, 5 कांस्टेंट तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर एज इट इज 5 एंड 3 एक कांस्टेंट 0, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन cos x होता है। ठीक है, तो अब आपके माइंड में ये अगला क्वेश्चन आता है, क्या हम लोग इसी तरह से लिख के छोड़ देते हैं? तो जी अगर आप ऑब्जेक्टिव लेवल पे हैं तो आपको तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में तो आपको ऑप्शन दिए जाएंगे, हो सकता है इसी तरह से लिख के भी छोड़ सकता है मे बी, बट ऐसा देखने को मिलता नहीं है। लेकिन अगर आप एकेडमी लेवल के हैं, आपको पेपर देना एकेडमी का, तो आप कभी भी इस तरह से लिख के छोड़ना नहीं है, आपको हमेशा इसको एक्सपैंड करना होगा ऑलवेज। ठीक है, ऑब्जेक्टिव वाले के लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो तो ऑप्शन देख के समझ जाएंगे कि एक्सपैंड करना है कि नहीं करना है। ठीक, तब हम लोग इसको एक्सपैंड करते हैं। तो 2 क्रॉस 2 को कैसे ओपन किया जाता है? 2x का साइन के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2x साइन एक्स, 3 का 0 में करेंगे -0 हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, माइनस फॉर्मूले में होता है 5 इंटू 0 हो जाएगा 0। तो इन दोनों को अगर हम लोग आपस में कलेक्ट करें बाई चांस, ये कुछ इस अंदाज में आपके फाइनल आंसर आ जाते हैं। ठीक है, तो गाइस ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। ठीक है, एफ डैश एक्स। तो सिर्फ एफ डैश एक्स पूछा था, तो दिस इज द फाइनल आंसर। अब क्या होता है, अगर आपके क्वेश्चंस में एक चीज और पूछा जाए कि एफ डैश एक्स एट एक्स इक्वल टू समथिंग व्हाटएवर, मान लेते हैं कुछ भी 0 लिख देते हैं, थोड़ा सा अच्छा खासा आंसर आएगा, इसलिए मैं कहूँ कि एफ डैश एक्स की वैल्यू बताओ एक्स इक्वल टू 0 पे, तो ये आप डिफ्रेंसिएशन में पढ़े होगे कि जब इस तरह डाटा पूछा जाता है तो सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालते हैं, तो एफ डैश एक्स आ गया। अब पूछा गया कि एक्स इक्वल टू 0 पे वैल्यू बताओ, तो एफ डैश में जहां जहां एक्स है वहां आपको क्या रखना होगा 0, ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग ये भी 0, तो पूरा मिलाकर बाई चांस आंसर 0 आएगा। तो अगर इतना पूछा जाता तो पहले एफ डैश एक्स निकालते, फिर लास्ट में क्या करते हैं एक्स को 0। अब एक्स को 0 के लिए आप चाहो तो एक्सपेंड करके रखो, या आप चाहो तो इसी प्लेस पे 0 रखकर चीजों को एक्सपेंड कर सकते हो, फाइनल आंसर सेम आएगा। मान लो यहाँ पे लिखा होता π/2, कुछ भी हो सकता है वो, तो π/2 करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, cos π/2 0 होता है, तो 0 इंटू समथिंग ये भी 0, तो sin π/2 हो जाएगा 1, और यहाँ रखेंगे π/2, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा पाई। तो इस तरह से भी डाटा पूछा सकता है। तो आप काम कर लो, अपने कॉपी में ये एक एग्जाम्पल तौर पे बना सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन में चाहो तो अब आगे आप बढ़ा सकते हो, इसी क्वेश्चंस में आगे लिख लो एट x इक्वल टू π/2। ठीक है, तो आपको दोनों टाइप क्वेश्चन करना आ गया, तो चाहे π/2 दे या ना दे, आपका पहला काम होगा एफ डैश एक्स निकालना अगर पूछा है तो, और अगर ये दे के पूछा है कि x इक्वल टू π/2 बताओ, तो आप सबसे पहले एफ डैश एक्स निकालोगे, जो भी प्रोसीजर होगा वो फॉलो करोगे, फिर लास्ट में चल के x की जगह पे π/2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम लोग सेकेंड पार्ट का आंसर की बात करें कि π/2 पे वैल्यू पूछ रहा है, तो पुट कर देते हैं x की जगह पे π/2। ठीक है, तो x जगह पे जब π/2 पुट कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा f डैश π/2 इज इक्वल टू cos π/2, तो ये तो 0 हो जाएगा, किसी काम का नहीं है। यहाँ रखेंगे तो आएगा 2 इंटू π/2 इंटू साइन π/2, और यहाँ cos π/2 की वैल्यू 0 होता है तो 0 कर दो, साइन π/2 1 होता है, 2 से 2 खत्म हो गया, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा पाई। ठीक है, तो यानी इस सवाल का जो फाइनल आंसर होगा गाइस वो होगा आपका पाई। ठीक, अब चीजों को थोड़ा सा हम धीरे धीरे बढ़ाते हैं, पहले इसको नोट कर लो। तो अब चलते हैं यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल तरफ। तो यहाँ लिखा है गिवन एफ एक्स इक्वल टू 3 क्रॉस 3 कर लिया इस बार। ठीक है, और इसमें आपको इस एफ एक्स का यानी कि इस साइड का डिफ्रेंसिएशन करना है, क्योंकि यहाँ पे डैश लगा है इसलिए, और एट एक्स इक्वल टू 0 पे वैल्यू बताना है। तो सबसे पहला स्टेप्स क्या है भाई साहब कि आपको एफ डैश एक्स लिखना है, और आपको पता है कि अगर 3 क्रॉस 3 है तो हमारे अंदर इसमें 3 टर्म्स आएंगे, यानी 3 डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगा इस तरह से। ठीक, आइए देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले डिफ्रेंसिएशन होगा ऊपर वाले पार्ट का, कितना हो जाएगा d/dx एक्स स्क्वायर, d/dx 3 एंड d/dx e की पावर x। ठीक, बाकी दोनों रो एज इट इज रहेगा। अब हम सेकेंड रो करते हैं, तो सेकेंड रो हो जाएगा d/dx sin x, d/dx tan x। थोड़ा कॉपी में यार अपनी स्पेस देख लिखना, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम हो जा रहा है। और यहाँ आएगा d/dx होपफुली माइनस एक्स के पावर 7। ठीक है, प्लस
नेक्स्ट केस क्या होगा, डी बाई डी एक्स एक्स प्लस 5। ये अभी आप सीख रहे हो इसलिए आपको लग रहा होगा यार इतना लेंदी क्यों जा रहा है। जब एक्सपर्ट बन जाओगे तो यार इतना थोड़ी लिखा जाता है, कुछ चीज़ें दिमाग में भी करनी होती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप सीख रहे हो अभी तो नो डाउट आपको इसी तरह से लिखना है। तो देखो यार, फर्स्ट रो कर दिया, 2 एज इट इज अभी लिखूंगा। सेकेंड रो कर दिया तो ये 2 एज इट इज रहेगा, फर्स्ट एंड सेकेंड। फिर थर्ड रो किया तो फर्स्ट एंड सेकेंड रो एज इट इज रहेगा। तो देखते हैं एज इट इज में क्या क्या है। तो ये है साइन एक्स tan x माइनस एक्स पावर 7। नेक्स्ट है x प्लस 5 7 एंड 0। नेक्स्ट हो जाएगा x प्लस 5 7 0। एक्स स्क्वायर 3 e की पावर x। नेक्स्ट क्या होगा, x स्क्वायर 3 e की पावर x एंड सेकेंड रो इज साइन x प्लस tan x, सॉरी साइन एंड tan एंड माइनस x की पावर 7। तो जितने भी रेड वाले हैं वो एज इट इज रहे हैं जब किसी का डिफरेंशिएशन हुआ है, ठीक। तो अब चलते हैं फाइनल आंसर कैसे लिखें। तो एफ डैश एक्स, इसका क्या होगा, 2x 3 का 0 e की पावर x का e की पावर x होता है। तो साइन x tan x माइनस एक्स की पावर 7 x प्लस 5 7 0 प्लस एक्स स्क्वायर 3 e की पावर x। साइन को होता है cos x, tan को होता है sec स्क्वायर x, x के पावर 7 का होगा 7x पावर 6, बाहर माइनस लगा है इसलिए माइनस 7x पावर 6 हो जाएगा। और ये बचेगा x प्लस 5 7 0, ठीक है। जहाँ पे डी बाई डी एक्स लगा है सिर्फ उस जगह पे लिख रहे हैं, बाकी सब कुछ एज इट इज कॉपी कर रहे हैं। अब अगला डी बाई डी एक्स थर्ड रो में लिखा है तो थर्ड रो की वैल्यू कुछ ना कुछ आएगा। तो x प्लस 5 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा, डी बाई डी डिस्ट्रीब्यूट अलग अलग, तो x का हो जाएगा 1 और 5 एक कांस्टेंट है तो उसका हो जाएगा 0। 7 का 0 और 0 का 0। तो बाकी के दो रो एज इट इज आपको लिखने का अधिकार है पूरा। अब स्टूडेंट अगर आप ध्यान से देखो कि अगर ये डाटा ना दे जो मैंने फिलहाल लिखा हुआ है, सिर्फ इतना देता है जितना आपको इस समय दिखा रहा हूं, फाइंड एफ डैश एक्स, तो आपके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, इतनी सी बड़ी क्वांटिटी को आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा, ठीक है। इस बड़ी क्वांटिटी को एक्सपेंड करना पड़ेगा और एक्सपेंड करने के बाद जो कुछ आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। लेकिन एग्जाम वाले इतने बेवकूफ़ नहीं है कि आपको टाइम लॉस करने के लिए फालतू में इसको एक्सपेंशन दे, तो इसलिए उनका आंसर, क्योंकि यार उनके ऑप्शन में ही नहीं आएगा, जितना A4 पेज का होता है उसमें तो इसका जो ऑप्शन बनेगा वही नहीं आ पाएगा। इसलिए वो जब भी देंगे एग्जाम्पल में आपको किसी न किसी पर्टिकुलर x की वैल्यू दे के जरूर पूछेंगे, ठीक है। तो किस x पे पूछा गया है, 0 पे। तो अब समय आ गया है कि पुट करते हैं बोथ साइड x इक्वल टू 0। यहाँ क्या जाएगा, एफ डैश 0 इज इक्वल टू वॉट, यहाँ पे आ जाएगा, मेरे पास एक्चुअली स्पेस कम हो चुका है तो मैं थोड़ा सा ऊपर लिखना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले आप अच्छे से इसको नोट कर लो, फिर लिखते हैं। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे पुट x इक्वल टू 0, क्योंकि आपको एफ डैश एक्स की वैल्यू x इक्वल टू 0 पे पूछा गया है, ठीक है। अब देखो यार ये छोटा क्वेश्चन हो गया, 0 जैसे पूछा ना बहुत छोटा हो गया। तो जहां जहां आपको x, जहां जहां निगाहें जा रही हैं आपकी, उन सारी जगहों पे आपको 0 रख देना है जहां जहां x है। जैसे यहाँ x है तो ये 0 हो जाएगा, 0 e की पावर 0 भाई साहब 1 होता है, सबको पता है। साइन 0 की वैल्यू 0, tan 0 की वैल्यू 0, 0 की पावर 7 को 0। तो आप देख सकते हो मजा आ गया, मजा आया, क्या मजा आया। रो नंबर 2 में सारे एलिमेंट कैसे है, 0, इसलिए बिना कैलकुलेट किए इसका आंसर 0 आ जाएगा। आप सोचो जो बंदे को डायलॉग ये ना पता हो वो बेचारा क्या करेगा, इसको एक्सपेंड करेगा, लास्ट में जाके x की वैल्यू 0 रखेगा, आंसर उसका भी आएगा, लेकिन आपने एक्सपेंशन करने में समय नुकसान कर दिया, ठीक है। तो वो हमें नहीं करना है। वो डाटा भी इस तरह से देंगे जिससे कि थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो, इतना निर्दयी लोग नहीं होते, ठीक है, वो हम लोग के बीच में होते हैं लोग। तो x के बीच x की जगह पे अगर 0 रखें तो ये 0 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, e की पावर 0 1, cos 0 1, sec 0 1, ये भी 0 हो जाएगा समथिंग। यहाँ 0 रखेंगे तो आएगा 5 7 0 प्लस, ठीक है। यहाँ जो रखेंगे तो आएगा 0 3
1, यहाँ 0 रखेंगे तो ये भी 0 0 0 1 0 0। ठीक है, खत्म हो गया। तो इसको तो हम सॉल्व नहीं करेंगे और नहीं इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसका आंसर भी 0 आएगा और इसका आंसर भी 0 आएगा। तो सिर्फ फायदा हमें किससे होने वाला है, इससे। क्या होगा, तो चाहो तो इसको आप कॉलम 3 के लॉन्ग एक्सपेंड कर सकते हो। कितना हो जाएगा, प्लस प्लस माइनस प्लस होता है, तो ये बंद, तो ये एलिमेंट आपके बचेंगे। तो 1 × 7 एंड -5। ठीक है, तो आंसर कितना आता है, 2। नोट कर लो। अब चलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल तरफ। इसमें कहा गया है गिवन fx gx hx आर 2 डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है, 2 डिग्री पॉलिनोमियल के प्लेस पे अगर एग्जामिनर चाहता तो क्वेश्चंस में इस जगह पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लिख सकता था, क्योंकि पॉलिनोमियल 2 डिग्री को ही हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है, तो तीनों अलग अलग अपने आप में एक डिफरेंट टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, जिसके डिग्री मतलब 2 है। तब जाकर डेल्टा एक्स का एक डिटर्मिनेंट फॉर्म में एक रिलेशन दिया गया है। तो इस रिलेशन को जब सॉल्व करेंगे तो डेल्टा एक्स के कुछ ना कुछ फंक्शन बनेंगे एक्स के। तो उसी डेल्टा एक्स का जो भी वैल्यू आएगा आफ्टर सब्स्टिट्यूशन या आफ्टर सोल्यूशन या आफ्टर एक्सपेंशन, जो कुछ भी आएगा, वो उनके बारे में 4 ऑप्शन दिया गया है। इनका मतलब है कि क्या इसको सॉल्व करते समय क्या एक कांस्टेंट नंबर आएगा, क्या इसको सॉल्व करेंगे तो क्या 1 डिग्री फंक्शन आएगा, या सॉल्व करने से 2 डिग्री, या सॉल्व करने से 3 डिग्री। ठीक है, तो ये कुछ ऑप्शंस है। तो सारे ऑप्शंस आपके डेल्टा एक्स से रिलेटेड है। ठीक, तो देखो यहाँ पे अगर हम बात करें थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेस पे, अगर तो क्वेश्चंस में सबसे एक बेसिक तरीका क्या है पहले वो हम देखते हैं, उसके बाद हम वर्क करेंगे हार्ड वर्क जिसे कह रहे हैं। सबसे बेसिक एग्जांपल्स को पहले मैं यहाँ पिक करूँगा, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किस तरह से चीज़ें को सॉल्व करना है। सुनो, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसको कैसे सॉल्व करते हैं, पहले आप इसको देख लो। ठीक है, पहले इसको देख लो आप। वो क्या करते हैं, पहले ये सुनना है, ठीक है, जो कि इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ये भी सही है अपनी जगह पे। ठीक है, वो क्या करते हैं कि जो 3 फंक्शन हमने ये दिया है ये अलग अलग लेट कर लेते हैं। तो कुछ भी लेट कर लो। अब क्योंकि ये x का फंक्शन है इसलिए मुझे यहाँ x लिखना पड़ रहा है, gx भी लेट कर लो, एंड लास्ट थिंग्स hx भी लेट कर लो। तो इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है, ये भी सही लिखा है। 3 हमने लेट कर लिया। अब क्या करते हैं स्टूडेंट, इसके बाद ये लिखने के बाद ये लोग यहाँ पे रख देते हैं fx जगह पे ये पूरा बड़ा सा, gx की जगह पे ये, और hx की जगह पे ये। फिर f' का क्या मतलब होगा, इसका डेरिवेटिव करके लिख दिया जाता है यहाँ पे। फिर डबल डैश का मतलब एक बार फिर से डेरिवेटिव करके लिखा जाता है। तो ये पूरा फंक्शन बनता है। फिर लोग इसको एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, फिर इसको लोग एक्सपेंड कर सकते हैं। तो इसमें कोई गलती नहीं है, आप करोगे आपका आंसर इस मेथड से भी आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं इसको इस मेथड से नहीं करना चाह रहा हूँ। ये मुझे पता है कि इससे करने से लेंदी जाएगा। कैसे पता है यार, खुद सोचो। जब fx प्लस b रखोगे फिर डेरिवेटिव करेंगे तो आएगा 2a1x प्लस b1, 2a2x प्लस b2, 2a3x प्लस b3। फिर यहाँ करेंगे तो आ जाएगा आपका 2a1, 2a2, 2a3। फिर उसके बाद एक्सपेंड कर देना, आपका आंसर 100% श्योरली आंसर आएगा। ठीक है, नो डाउट। हम यहाँ पे एक टेक्निक यूज करने जा रहे हैं, उस टेक्निक का नाम है डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट। अगर हम बोथ साइड डिफरेंशिएशन करें विद रिस्पेक्ट टू x, DWRT का फुल फॉर्म है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। अगर मैं करूं तो डेल्टा x का डेरिवेटिव करेंगे यहाँ पे, तो आपको पता है कि डेरिवेटिव का कॉन्सेप्ट होता है 3 अलग अलग पार्ट के डिटर्मिनेंट में लिख देना, यही होता है। ठीक है, यही हम लोग सीख रहे हैं, आइए लिखते हैं। तो क्या तरीका होता है, पहले हम फर्स्ट रो का करते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, पहले फर्स्ट रो करते हैं। तो f'(x), g'(x) और h'(x). थोड़ा सा अपने कॉपी में स्पेस बना के लिखना, मेरे पास थोड़ा जगह कम है। ठीक है, और आप बताओ क्या एग्जाम में तो समय बचाया जाता है, लेकिन ये तो थोड़ा मैं एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा लिख रहा हूँ, बट बहुत छोटा क्वेश्चन है लिखने के मामले में। f', g', h',
डैश एक्स। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इस कॉन्सेप्ट से यूज करने से एक बेनिफिट हो रहा है, वो बेनिफिट का नाम आई होप आप दिख गया होगा इस समय। वो बेनिफिट ये है कि फर्स्ट रो और सेकेंड रो सेम हो गया, फर्स्ट रो सेकेंड रो सेम हो गया। तो इसे बिना कैलकुलेट किए हम ऑटोमेटिकली इसको क्या लिख सकते हैं, 0 के इक्वल। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड डिटरमिनेंट में क्या लिखा जाए। तो सेकेंड में फर्स्ट एज इट इज रहेगा, फर्स्ट एज इट इज रहेगा, सेकेंड का डेरिवेटिव होगा, दिएगा एफ डबल डैश एक्स, जी डबल डैश एक्स और एच डबल डैश एक्स। ठीक, और क्या क्या एज इट इज रहने वाला भाई साहब, क्या क्या चीज, वो एज इट इज रहेगा आपका फर्स्ट रो और थर्ड रो। लेकिन अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो तो सेकेंड रो इस समय जो लिखा है और थर्ड रो जो अब लिख रहे हैं, क्या ये दोनों फिर से आइडेंटिकल हो गए? तो इसको सॉल्व करने से भी क्या आएगा, 0 आएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट, बताओ अब कौन कौन एज इट इज रहेगा। फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो एज इट इज, थर्ड रो का डिफरेंशिएशन। तो ये 2 डैश पहले से है तो एक बार और कर देंगे तो ये 3 बार हो जाएगा डैश। ठीक है, अब एज इट इज क्या क्या रहने वाला है, एफ एक्स जी एक्स एच एक्स, एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एच डैश एक्स। अब कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, देखते हैं कि शुरुआत में 2 0 हो रहा है तो आगे बढ़ के तीसरा भी 0 लिख देते हैं। हो सकता है समटाइम सही भी हो, लेकिन वो हमें कंफर्म करना पड़ेगा। चेक करो क्या कोई 2 रो 2 कॉलम सेम है क्या। जैसे यहाँ पे 2 रो सेम हो रहा था इसलिए मैंने बिना कुछ सोचे समझे 0 लिख दिया। यहाँ पे ऐसा कोई केस नहीं है जिसमें 2 रो सेम हो या कोई 2 कॉलम सेम हो, तो इसलिए हम लोग डायरेक्ट अभी नहीं कह सकते कि इसका आंसर 0 आएगा। बट इस थर्ड रो पे आपको फोकस करना है, सिर्फ थर्ड रो पे। ठीक, अपने कॉपी में फर्स्ट रो कॉपी कर लो, सेकेंड रो कॉपी कर लो, थर्ड रो को आपको ऑब्जर्वेशन यहाँ करना है। आइए का ऑब्जर्वेशन करके देखता हूँ। ये तो जस्ट फॉर से आइडिया ओनली, जहां पे आपने एफ एक्स लिखा है अगर उसको हम डेरिवेटिव करें, आप कहीं भी लिख सकते हो आगे पीछे, तो यह आ जाएगा 2a1x प्लस b1। ठीक, अच्छा एक बार और करते हैं तो एफ डबल डैश एक्स आ जाएगा कितना, 2a1 और x का 1 हो जाएगा, b1 कांस्टेंट 0 हो जाएगा। एंड लास्ट थिंग्स करें एफ ट्रिपल डैश एक्स, तो 2a1 एक कांस्टेंट है तो अंडरस्टूड इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, 0। इसी तरह से gx का अगर 3 बार करेंगे ये भी 0 आएगा, hx का 3 बार करेंगे डेरिवेटिव तो भी 0 आएगा। तो यहाँ पे तीनों चीज 3 टाइम्स डेरिवेटिव है, इसलिए ये हमें पता चल चुका है इस बात का इम्पोर्टेंस कि 2 डिग्री पॉलिनोमियल का इम्पोर्टेंस क्या है। तो वो यहाँ पे क्या आ गया, 0। और आप बताओ आपने रो 1 रो 2 ये दोनों कॉपी कर लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, आई होप कॉपी होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे थर्ड रो के सारे एलिमेंट क्या है, 0 है। तो यानी बाई चांस ये भी कितना हो गया आउटपुट, 0। यानी डेल्टा डैश एक्स का जो आंसर आ रहा है वो 0 के इक्वल आ रहा है। और आप बताओ किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव 0 कब होता है। इन जनरल कोई भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव 0 तब होता है जब वो फंक्शन यानी जो डेल्टा एक्स है वो कैसा होना चाहिए, इज ए कांस्टेंट, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन का ही डेरिवेटिव सिर्फ 0 होता है 100%। यानी कि अगर इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करके लगाते हैं तो इसको एक्सपेंड करने के बाद सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट टर्म की वैल्यू ही आता, एक्स के सारे टर्म्स कैंसिल हो जाते हैं। इस डाटा से सीखने को मिलता है। आप रूम पे प्लीज करके देखना चाहते हो, इस मेथड से भी फाइनल आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, फिलहाल हमारे ऑप्शन के हिसाब से ए ऑप्शन इज द करेक्ट फाइनल आंसर। ठीक, तो गाइस इसको आप नोट कर लो। तो अब चलते हैं एक नया एग्जाम्पल तरफ। ठीक है, तो इस तरह कंपटीशन में खास तौर पे एग्जाम्पल आपको देखने को मिल सकते हैं, सब इंपॉर्टेंट कह सकते हो, क्योंकि आप ये जो फॉर्मेट है ये शायद आप पहली बार देख रहे होगे इसलिए कह रहा हूँ। क्योंकि एक देखो इसमें क्या नहीं यूज हो रहा है, लिमिट के कॉन्सेप्ट यूज हो गए,
डेरिवेटिव का यूज हो गया, डिटर्मिनेंट का यूज हो गया, सारे 3 टॉपिक मिक्स करके क्वेश्चन बना दिया गया। ठीक है, और आपका कोई भी एक टॉपिक अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो शायद इस क्वेश्चन को आप कर ना पाओ। ठीक, तो मैं इसको देखता हूँ। इस क्वेश्चंस में एक्चुअली 2 मेथड से भी सॉल्व हो सकता है, लेकिन सबसे पहले मैं वो मेथड बताना चाहूँगा जो आपके काम का है। पहला क्या तरीका है, सुनो। तो शायद फर्स्ट मेथड आपको लेंदी दिखे, मे भी ऐसा हो सकता है शायद। अगर हम लोग यहाँ पे इस fx को देखा जाए तो इस लिमिट में ऊपर डैश x लगा हुआ है, दिख रहा है, f डैश x एंड डिवाइडेड बाय x। तो ये जब लिमिट x को 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ऊपर आएगा f डैश 0 अपॉन 0 आएगा। तो सबसे पहला स्टेप ये होगा कि इस डिटर्मिनेंट को 2 तरीके से कर सकते हैं काम। या तो आप इसको एक दूसरे से कॉमन निकाल के कैलकुलेट करके पूरा वो छोटा कर सकते हो जितना हो सके एज कैन पॉसिबल, उसके बाद आप डेरिवेटिव कर लेना, आंसर विल बी सेम। ठीक है, तो सबसे बेसिक तरीका मैं यूज करता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले हम इसका fx बनाते हैं। तो fx क्या हो जाएगा, मैं क्यों यार fx बना रहा हूँ, शायद आप इसको नहीं समझ पा रहे होगे। fx इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अगर क्रॉस मल्टीप्लाई की चीजों को अगर रिड्यूस करेंगे शायद थोड़ा छोटा हो जाए। अगर आप डैश इसी जगह पे करके 3 बार डिटर्मिनेंट को रखोगे तो यार मैथमेटिकली वहां पर भी तो सॉल्व करना पड़ेगा ना आपको, लेकिन वहां पर प्रॉब्लम क्या होगा, 3 बार सॉल्व करोगे, ओके, तब जाके फाइनल आंसर आएगा। इससे ज्यादा बेटर है कि यहीं पे एक्सपेंड कर दो एंड उसके बाद उसी प्लेस पे चीजों को एक्सपेंड करने के बाद फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट के कॉन्सेप्ट से लगा है या इसी जगह पे पहले एक्सपेंड कर दें एंड देन यूज फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो मैं यहीं पे एक्सपेंड कर सकते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं इसको फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करना स्टार्ट कर रहा हूँ। ये हो जाएगा आपका 1x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, फिर आएगा माइनस x, तो आ जाएगा 2 sin x। ये इस तरह से भी लेंदी जाएगा और 3 पार्ट जब डिटर्मिनेंट में ब्रेक करोगे उससे भी लेंदी ही जाएगा क्योंकि डाटा इसी तरह से दिया गया है। तो 1 के लॉन्ग अगर एक्सपेंड किया जाए तो क्या हो जाएगा 2x sin x इंटू एक्स स्क्वायर tan x। ठीक है, अब इसको रिड्यूस करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। तो fx हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर सेपरेट करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा एंड माइनस 2x sin x, 2 माइनस माइनस प्लस 2 एक्स स्क्वायर tan x एंड 2x sin x एंड माइनस एक्स स्क्वायर tan x। देख रहे हो यार, इस कॉन्सेप्ट का यूज करने से हम बहुत चीजों से बच रहे हैं। क्या क्या बच रहे हैं, अगर आप इसी जगह पे डिफरेंशिएशन करते तो आपको 3 पार्ट अलग अलग डिटर्मिनेंट में रखना पड़ता, फिर उस प्लेस पे उन डिटर्मिनेंट्स को ओपन करना पड़ता, तो ये काफी लेंदी टास्क आपके सामने रिप्रेजेंट हो सकता था। ठीक है, तो वो कभी कभी आसान भी हो सकता है उस मेथड से या कभी कभी डिफिकल्ट भी हो सकता है। और ये भी एक अपने आप में एक इजी मेथड है कि पहले हम फंक्शन बना लें उसके बाद हम इसका डेरिवेटिव कर लेंगे। ठीक है, तभी हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ इसको एक्सपेंड कर रहे हैं अलोंग R1। ठीक है, रो नंबर फर्स्ट। तो अब यहाँ पे कुछ चीजें आपस में कलेक्ट हो रही हैं। अगर आप जैसा कि ऑब्जर्वेशन देख सकते हो यहाँ पे, ये 2x स्क्वायर tan x है, ये x स्क्वायर tan x है, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर tan x। ठीक है, यहाँ से fx कितना हो जाएगा, सो आप x स्क्वायर चाहो तो कॉमन ले सकते हो, इट्स योर चॉइस। तो ये हो जाएगा tan x माइनस का cos x। ठीक है, तो ये है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू टेन एक्स माइनस कॉस एक्स। गाइज अगर आप ध्यान से देखो तो ये फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, आप प्रोडक्ट रूल पढ़े होंगे डिफरेंशिएशन करने के लिए। ठीक है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। हमें क्या जरूरत है भाई डिफरेंशिएशन करने का, क्वेश्चन में तो नहीं कहा गया है, तो ये कहा गया है। कहा करने के साथ साथ ऊपर लिखा है कि f डैश एक्स है, जब तक f डैश एक्स नहीं आएगा आपका अगला स्टेप काम नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसका डेरिवेटिव करना मजबूरी है। तो यहाँ पे आ जाएगा f डैश एक्स, और याद करो रूल क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डेरिवेटिव
प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो ये पूरा इसका प्रॉपर कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अब हमें पता है कि tan x का डेरिवेटिव क्या होता है भाई, दो चीज का डिफरेंस है तो डिफरेंशिएशन अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x, cos x का होता है माइनस साइन एक्स, लेकिन बाहर माइनस एक पहले से तो साइन एक्स हो जाएगा। और एक्स स्क्वायर को मैथमेटिकली 2x होता है, ठीक है। तो इतना नोट करो, इसके बाद हम आगे चलते हैं। तो अब चलते हैं यहाँ से, एफ डैश एक्स हम लोग का फाइंड हो चुका है। तो अब चलते हैं फाइंड वाले डाटा में कि हमें रिक्वायरमेंट क्या था। तो देखो, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 एफ डैश एक्स अपॉन एक्स, ये अपने को फाइंड करना है। तो ये देखते हैं कैसे किया जाए। तो एफ डैश एक्स की जगह पे ये सारी क्वांटिटी को आप रिप्लेस कर दो। सो एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स, ये लिखा है, प्लस बाजू में है tan x माइनस कॉस एक्स इंटू 2x एंड होल डिवाइडेड बाई ये वाला x हमारा यहाँ पे है तो उसने रिप्लेस कर दिया, ठीक है। अब बताओ, लिमिट का सारा कॉन्सेप्ट वही होता है कि लिमिट को सब्स्टिट्यूट कर चेक करते हैं कौन सा फॉर्म बन रहा है। तो ये x जब 0 रखेंगे तो ये पूरा मिलाकर 0 हो जाएगा और यहाँ भी 0 हो जाएगा। तो 0 प्लस 0 0 और नीचे भी 0 है, तो ये बेसिकली 0/0 फॉर्म है। तो जब 0/0 फॉर्म बनता है तो वेरियस टाइप ऑफ क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं, सॉल्व करने का अलग तरीका होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन आसान है क्योंकि ऊपर से अगर x कॉमन ले ले, ऊपर से यहाँ भी एक्स स्क्वायर में से x आ जाएगा और यहाँ से भी x। तो जब x बाहर आ जाएगा क्या क्या बचेगा, x ब्रैकेट में सेक स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स एंड 2 टाइम्स tan x minus cos x and this is x। इस x से बाहर वाला x कैंसिल हो गया। तो कैंसिल होने का मतलब है कि ये वाला चीज हट गया, ठीक है। तो ये कैंसिल करने के बाद अब अपने कॉपी में नेक्स्ट स्टेप्स लिखो, ये जो इस समय आपको दिख रहा है, ठीक है। थोड़ा सा मैं लिखना नहीं चाह रहा था इसलिए मैंने ये भी बना दिया। तो आपकी कॉपी में अगला स्टेप ये होना चाहिए आफ्टर कैंसिल, ठीक है। अब लिमिट रखते हैं। तो देखो यार, जब यहाँ x पे 0 रखेंगे तो अंदर कुछ भी लिखा हो मल्टीप्लाई होने के बाद तो 0 ही बन जाएगा फाइनली। और यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स tan 0 माइनस कॉस 0। अब चाहो तो यहाँ पे रख के देख सकते हो यार, सेक स्क्वायर 0 प्लस साइन 0, ठीक है। तो सेक 0 1 होता है, साइन 0 0 होता है, 1 प्लस 0 1, 1 इंटू 0 1 प्लस 2 tan 0 0 cos 0 को वैल्यू 1। सो दिस इज द फाइनल आंसर इज -2। जो इस सवाल का फाइनल आंसर आएगा वो आएगा आपका -2, ठीक है। तो ऑप्शन के हिसाब से गाइज यहाँ पे आ जाएगा सेकंड ऑप्शन, ओके। तो अब चलते हैं यहाँ पे एक नया एग्जांपल, ठीक है। ये भी ये कंपटीशन में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा मैं इसको फिल कराने की चीज बोलता हूँ। जैसे एफ में ये कुछ नंबर्स दिए गए, तो अंडरस्टूड है कि एक्स वाला टर्म सिर्फ वेरिएबल है और ये बाकी के जो 2 रो दिख रहे हैं कांस्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे एक्स लिखा है इसलिए एक्स वाला टर्म वेरिएबल होगा, ठीक है। तो अब बताओ, इसमें पूछा गया है कि dy/dx एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। तो जैसा कि हम लोगों ने आज के लेक्चर में क्वेश्चन किया है कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव के बाद किसी एक्स पे 0 पूछने का मतलब होता है कि सबसे पहले डेरिवेटिव करें, जब उसको सॉल्व हो जाएगा अच्छे से फिर हम एक्स पे सिंपली
0 सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, मतलब जो पूछा जाएगा वो रख देंगे, वही हमारा फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, लेकिन जो एग्जाम में आया था वो डी बाई डी एक्स एक्स क्यूब पे नहीं बल्कि डी क्यू अपॉन डी एक्स क्यूब पे आया था, और ये क्वेश्चन को अच्छा बना दिया। कुछ स्टूडेंट इस सवाल को पढ़ के छोड़ देते हैं, रीजंस क्या है, कहते हैं यार एक बार डिफरेंशिएशन करने पे 3 डिटर्मिनेंट बनता है, 2 बार करेंगे तो हर एक के 3 बनेंगे, यानी कि हो जाएगा 3 + 3 + 6 + 3 9। फिर उन 9 डिटर्मिनेंट का फिर से 3 बार करना है, 3 बार करना है ना, तो फिर उन 9 का अलग अलग 3 पार्ट्स होगा। ठीक है, तो ये काफी 27 डिटर्मिनेंट के सिंबल्स आएंगे, जो कि पॉसिबल नहीं है क्या करना, चीजों को सॉल्व करना। तो ये उस बच्चे का खुद का एक ऑब्जर्वेशन होता है, इसलिए शायद इस क्वेश्चन को छोड़ सकता है। लेकिन यार एग्जाम वाले इतने बेकार भी नहीं होते हैं जैसा कि आप सोच सकते हो। ओके, वो जब भी यहाँ पे 3, 4, 5, 7 का देगा तो यहाँ पे न्यूमेरिकली वैल्यू या तो रो या कॉलम में कांस्टेंट ज्यादा से ज्यादा देगा। ठीक है, क्योंकि भाई 4 टाइम पूछ रहा है तो ऐसा कोई रूल तो है नहीं, तरीका वही कि एक एक करके करेंगे 1 बाई 1, जैसा कि आप डिफरेंशिएशन 11th में पढ़े होंगे। ठीक, तो इस कॉन्सेप्ट में हम लोग 3 टाइम देने का मतलब क्या है, आइए देखते हैं कुछ चीजें, क्योंकि अब ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यार, क्योंकि आईटी में आया हुआ है बहुत समय पहले का, तो इसको 3 पावर देने का सिर्फ मकसद ये है कि ऐसा नहीं कि डिटरमिनेंट पर टाइम सिर्फ एक ही पावर को पूछेगा, मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव भी पूछेगा, ऐसा जरूरी नहीं है, सेकेंड भी पूछ सकता है, थर्ड भी पूछ सकता है, फोर्थ भी। तो वो डाटा भी ऐसा देगा जिससे कि चाहे जितना बड़ा से बड़ा पावर पूछे, कैलकुलेशन उसका आसानी से आ सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या करना है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्या, एक्स। मैं बार बार लिख नहीं रहा हूँ, इसी को देख के मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा एफ डैश एक्स बोले या फिर क्या बोले डी बाई डी एक्स एफ एक्स, एक ही बात है। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, इस तरह से हम लोग करते हैं 1 बाई 1। तो अगर हम फर्स्ट रो का डिफरेंशिएशन करें तो ये आएगा 3x², सेकेंड एलिमेंट का करेंगे तो cos x का करेंगे तो माइनस का sin x। तो कौन से 2 रो एज इट इज रहेगा, ये। तो ये देखो फर्स्ट वाले रो का हमने कर दिया आपके सामने, और ये 2 एज इट इज कर लिया। अब यही सवाल का अच्छी बात है कि आपको जो नेक्स्ट 2 डिटर्मिनेंट आएगा इसको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। हालांकि डिटर्मिनेंट यही कहता है कि हमें 2 बार और लिखो, मतलब टोटल 3 डिटर्मिनेंट आने चाहिए, लेकिन इन्होंने डाटा इस आसान दिया है कि आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों कह रहा हूं ऐसा, बताओ। अब अगर हम सेकेंड रो का डिफरेंशिएशन करें तो सेकेंड रो के सारे एलिमेंट कांस्टेंट है, तो इनका डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 0। तो ये चाहे जो कुछ भी लिखा हो, ये चाहे जो कुछ भी लिखा हो, आई थिंक फर्स्ट रो इसमें है, थर्ड रो इसमें है, जब किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट में 0 हो गया किसी रो या कॉलम में, तो इसको तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है ना, ये तो ऑटोमेटिक क्या है, 0 है। अब हम थर्ड रो करेंगे तो ये भी एक कांस्टेंट है, तो p का भी 0 होगा, p² का भी 0, pq का भी 0। सेकेंड रो चाहे जो लिखा हो, फर्स्ट रो चाहे जो लिखा हो, किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम में सारे एलिमेंट अगर 0 होते हैं तो बिना किसी कैलकुलेशन के उसका आंसर क्या आता है, वो 0 आता है। तो इसलिए फर्स्ट डेरिवेटिव में इस लास्ट के 2 डिटरमिनेंट का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने आपको ऑब्जर्वेशन बता दिया है, बाकी आपकी इच्छा, आप लिखना चाहते हो कि नहीं। तो मैं चाहूँ तो इसको हटा सकता हूँ 1 सेकेंड, ठीक, बाद में लिख लेंगे। अब एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करो, तब ये d2 बाई dx2 बनेगा। ठीक, फिर से वही बात, x² करेंगे तो 6x, cos का माइनस sin x एंड माइनस sin x लिखा है तो sin x का हो जाता है cos x, ये माइनस का हो जाएगा 6 - 1 0 p² एंड pq। फिर से वही डायलॉग कि जब इसका फिर से डिफरेंस किया है तो ये 3 बार फिर से लिखा होना चाहिए। तो फिर से यहाँ पे देख सकते हो 2 रो में कैसा है, कांस्टेंट नंबर है, तो जो बाकी के 2 डिटर्मिनेंट्स आएंगे उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो उसको लिखे या ना लिखे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, चलो, तो आप इतना, आई होप आप पहले कॉपी कर लो, उसके बाद हम बात कर लेते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप इतना लिख लिए होगे। तो यहाँ पे हम लोग के 2 डिटर्मिनेंट बन चुके हैं। ठीक है, 2 डिटर्मिनेंट बाद
इस स्टेप के बाद अगर हम लोग लास्ट टाइम फिर से करें डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हमें 3 बार जाना है ना, तो d2 अपॉन dx2 आ गया, तो एक बार और कर देंगे अगर, ये 3 टाइम्स आ जाएगा dqx अपॉन dx3 इंटू fx। तो क्या हो जाएगा 6x का हो जाएगा 6, sin x का हो जाएगा cos x, एंड cos x का होता है माइनस sin x, ये प्लस बना देगा, एंड 6 माइनस 1 0 एंड p स्क्वायर एंड लास्ट थिंग्स pq। और प्लस जब नया डिटरमिनेंट नेक्स्ट आएगा तो उसमें इसका डिटरमिनेंट होगा, मतलब डिफरेंशिएशन सेकंड होगा, तो ये कांस्टेंट है तो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, और थर्ड डिटरमिनेंट में इसका डिफरेंशिएशन होगा तो उसको भी एक्सपैंड करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो कोई लिखने खास मतलब नहीं आता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने थर्ड रो पे तो आ चुके भाई। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है कि dq fx अपॉन dx3 की वैल्यू बताओ x इक्वल टू 0 पे। सो ये आपकी इच्छा है कि अब x इक्वल टू 0 इसको पहले एक्सपेंड करने के बाद रखना चाहते हो या इसी जगह पे x को 0 रखना चाहते हो। तो मुझे कंफर्टेबल हमेशा इसी जगह पे रखना होता है, तो मैं इसलिए पुट कर देता हूँ x इक्वल टू 0। तो ये हमारा आ जाएगा dq अपॉन dfx3, dq fx अपॉन dx3, ये हो जाएगा 6 p cos 0 की वैल्यू 1 होता है, sin 0 0 होता है। ठीक है, ये आ गया। चाहो तो आप यहाँ पे 0 रख सकते हो, थोड़ा फील आएगा कि अब 0 की वैल्यू हमने निकाला है ट्रिपल डैश करने के बाद। ठीक है, यानी 3 बार डेरिवेटिव करने के बाद। अब बात करें यहाँ पे इसको एक्सपेंड करने का, तो यार ज्यादा बेस्ट होगा कि अगर आप कॉलम 3 के अलॉन्ग एक्सपेंड करो तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम 0 दिख रहा है। ठीक है, 2 बार 0 आया, तो मैं इसी के अलॉन्ग एक्सपेंड कर देता हूँ। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यानी कि फायदा होगा सिर्फ PQ वाले एलिमेंट से। तो इस पर्टिकुलर का रो कॉलम बंद कर लो और इसका रो बंद कर लो, सिर्फ ये नंबर बचेंगे। तो -6 फॉर्मूले में हमारे खुद माइनस होता है, और फिर 6 इंटू -1 करेंगे तो -6 आएगा, और ये माइनस उसको क्या बना देगा प्लस, तो आंसर कितना हो जाएगा 0। यानी कि dq fx अपॉन dx3 का वैल्यू ऑलवेज 0 आ रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला दूसरा तीसरा तो गलत हो गया, वैसे ही तो जब तीनों गलत है तो अंडरस्टूड है लास्ट वाला सही होगा। फिलहाल हम इसको लैंग्वेज में समझ लेते हैं ऐसा क्यों सही हो रहा है। क्या 0 के आसपास कहीं p भटक रहा है क्या, मतलब कहीं आसपास p है, तो ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि p इस फंक्शन का ट्रिपल डैश यानी थर्ड टाइम डेरिवेटिव x इक्वल टू 0 में p नहीं आ रहा है, यानी बोलेंगे इंडिपेंडेंट ऑफ p। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने इस सवाल को फिनिश किया। ओके, नोट कर लो। तो अब तक हम लोगों ने देखा कि किसी भी डिटर्मिनेंट में डिफरेंशिएशन के कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएशन वो रो वाइज कर सकते हो 3 अलग अलग पार्ट्स ऑफ डिटर्मिनेंट में, और या फिर आप कॉलम वाइज कर सकते हो। फिलहाल जितना मैंने एग्जांपल किया है वो सब एग्जांपल्स में सिर्फ रो वाइज ही डिफरेंशिएशन करके दिखाया है। ठीक है, तो आप चाहो तो कॉलम वाइज भी सेम क्वेश्चंस को कॉलम वाइज भी कर सकते हो, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। फाइनल आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, बीच का स्टेप हो सकता है आगे पीछे हो जाए, लेकिन जब आंसर निकालोगे चाहे रो वाइज डिफरेंशिएशन कर से या फिर कॉलम वाइज डिफरेंशिएशन करके, इन दोनों सिचुएशंस में फाइनल आंसर विल बी सेम। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्या इंटीग्रेशन ऑफ ए डिटर्मिनेंट होता है क्या, तो किस तरह से अगर होता है तो क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है, वो सारे कहानी हम लोग यहाँ पे सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ए डिटर्मिनेंट, तो चाहे ये 2x2 की बात बोले या 3x3 की बात बोले, तो इन जनरल नो डायरेक्ट फॉर्मूला, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन जनरल नो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या मतलब है, आइए देखते हैं। मान लो कि आपके सामने लिखा है, जैसे ये लिखा है, कुछ भी लिख सकता है, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, प्लीज यहाँ पे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे लिख रहा हूँ, चीज़ों को आप अच्छे से अंडरस्टैंड करना। मान लो ये fx लिखा है, ठीक है, और मैं आपसे पूछूं कि fx इंटू डी एक्स बता दो, fx इंटू डी एक्स बता दो, तो आपको इसमें कहीं भी, आई रिपीट, कहीं पर भी पर्टिकुलर केस में इंटीग्रेशन नहीं करना है।
ठीक है, क्या होता है किसी भी पर्टिकुलर केस में इंटीग्रेशन ऐसा नहीं है कि मैं अगर एफ एक्स इंटू डी एक्स पूछा हूँ तो आप रो वाइज इंटीग्रेशन कर रहे हो, जैसे रो वाइज डिफरेंशिएशन चल रहा था, शायद ऐसा हो सकता है कि आप ऐसा सोच रहे हो मे बी कि पहले इसका कर ले प्लस सेकेंड डिटरमिनेंट में सेकेंड वाले कर लेंगे, थर्ड डिटरमिनेंट में थर्ड वाले कर लेंगे, इससे डिफरेंट इंटीग्रेशन। ठीक है, तो ऐसा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। तो अगर अब बात आती है कि क्या ये क्वेश्चन इस तरह से पूछे नहीं जा सकते, हाँ जी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन आप डिटर्मिनेंट के कॉन्सेप्ट का यूज नहीं करोगे। मतलब इसको आप 3 अलग अलग पार्ट में रो वाइज इंटीग्रेशन नहीं करोगे। तो वही बात हमने लिखा है, इन जनरल नो डायरेक्ट फॉर्मूला, ये भाई कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है। तो अब बात आती है कि अगर डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है तो अगर ये पूछा जाएगा तो करेंगे क्या फिर? भाई डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं हुआ, तो अब इसको कैसे करेंगे? मान लो 3x3 का है, मान लो 2x2 का है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे बेस्ट टेक्निक है कि आप इस चीज को ऑलवेज 100% एक्सपेंड कर दो। क्या कर दो? एक्सपेंड कर कर एक अच्छा सा एक्सप्रेशन बना लो। उसके बाद आप इंटीग्रेशन का साइन दोनों तरफ ले सकते हो। सपोज दैट मैंने इसको एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करने के बाद मुझे आइडिया नहीं क्या बनेगा, बस ऐसे रैंडम लिख देता हूँ। मान लो कुछ इस तरह से डाटा आ गया, ठीक है, आई डोंट नो इट इज करेक्ट और नॉट। मान लो कुछ इस तरह से फालतू में आ गया, मान लो 3 टर्म आता, ठीक है, इसको सॉल्व किया और 3 टर्म्स आ गया। हालांकि 3 टर्म नहीं आएगा, और भी 7 टर्म्स आएंगे, बस मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। मान लो फॉर एग्जांपल मैंने इसको एक्सपेंड किया, कुछ इस तरह की सिचुएशन आता है और मुझे ये चाहिए, तो बस क्या करेंगे, बोथ साइड क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में ही चाहिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, साइन x tan x प्लस e पावर x tan x। ठीक है, तो जो तब हम लोग इस तरह से करें, हाँ ये बात सही है, इस प्रोसेस को फॉलो करना सही है। लेकिन आप अगर चाहते हो डिफरेंशिएशन में क्या कोई कॉन्सेप्ट है कि डायरेक्ट इसी जगह पे करें, तो ऐसा कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है। ध्यान रहे, यहाँ पे हम इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं और खास तौर पे यहाँ पे हम इनडेफिनिट वाले के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, इनडेफिनिट, क्योंकि हमारे सिलेबस में 2 टाइप के हैं। क्या क्या? इंटीग्रेशन के अंदर 2 टॉपिक आता है, एक इनडेफिनिट इंटीग्रेशन और एक डेफिनिट इंटीग्रेशन। तो ये जो भी डायलॉग यहाँ बोल रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के लिए। इनडेफिनिट और डेफिनिट कैसे पहचानते हैं? जब यहाँ पे लिमिट कुछ भी ना लिखा हो अपर लोअर, तो इस तरह के एग्जाम्पल्स को हम लोग इंटीग्रेशन में इनडेफिनिट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा जाए 0 से π/2 या 0 से 1, 1 से 2 या -1 से 3 समथिंग टाइप का, तो ये हो जाता है क्या, डेफिनिट इंटीग्रेशन। ठीक है, जो भी डायलॉग हमने आपको बताया है वो इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के लिए बताया है। ठीक है, तो आपको कभी भी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन पूछा जाता है किसी भी डिटर्मिनेंट की इंफॉर्मेशन देके, तो सबसे पहले उस डिटर्मिनेंट के इंफॉर्मेशन को एक्सपेंड करेंगे, कई सारे पार्ट्स बनेंगे। उसके बाद हम इंटीग्रेशन का सिंबल हर तरफ जो भी प्रॉपर्टी आप पढ़ते हो डिस्ट्रीब्यूट करके, जो भी तरीका आप जानते हो, ठीक है, वो हम लोग करेंगे, तब जाके फाइनल आंसर आएगा। ठीक है, ओके। तो आई होप आपको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन समझ में आ गया होगा कि इन जनरल नो डायरेक्ट फॉर्मूला, कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है। ठीक है, अब हम बात करने जा रहे हैं कि क्या डेफिनिट इंटीग्रेशन में ऐसा होता है। ठीक है, अब चाहो तो इनडेफिनिट के लिए रूल नंबर फर्स्ट लिख लेना, और जो अब पढ़ाने जा रहे हैं इसको रूल नंबर सेकंड लिख लेना। ठीक, जो अब मैं पढ़ाने जा रहा हूं इसको रूल नंबर सेकंड। तो इसमें भी कहानी सेम है कि अगर इन जनरल नो डायरेक्ट फॉर्मूला इसमें भी होता है, डेफिनिट इंटीग्रेशन में भी इन जनरल नो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। मतलब अगर इसमें यह पूछा जाता है कि -1 से 3 या -1 से 2, कुछ भी इस तरह से लिख दिया जाए, और मैं कहूँ कि ये एग्जाम्पल है और ये आपको बताना है, तो देखो जब लिमिट लिख दिया जाता है तो ये क्वेश्चन डेफिनिट कहा जाता है। ठीक है, डेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है, निश्चित समाकलन हिंदी में कहा जाता है। ओके, तो इस सिचुएशन में क्या करेंगे, तरीका अभी भी वही है भाई, जब कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है तो तरीका तो ही बनाएंगे ना कि fx पहले लाओ, fx कैसे लाएंगे, इसको एक्सपेंड करके, तो ये सब हो जाएगा। तो बस लास्ट में क्या कर लेंगे, 0 से जो भी लिखा हो शायद -1 से 2 तक बस इंटीग्रेट कर देंगे।
वो जो भी आप फॉर्मूला पढ़ोते हो डेफिनेट इंडेफिनेट में, उस कॉन्सेप्ट यूज करके फाइनल आंसर हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो डेफिनेट में भी कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है और इनडेफिनेट में भी कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि हमने यहाँ पे इन जनरल लिख दिया है, लेकिन डेफिनेट में एक ऐसी केस होता है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में एक ऐसा केस बनता है जिसमें आप इनडिटर्मिनेंट के कॉन्सेप्ट को ही यूज करके फाइनल आंसर निकाल सकते हो। क्या कहना चाहता हूं मैं, आपको एग्जांपल थ्रू समझाना चाहता हूं। ठीक है, सपोज दैट सेम एग्जांपल है और कुछ इस अंदाज में है। ठीक है, कुछ भी यहां पे लिखा है, जैसे मान लिखा है यहाँ पे x या यहाँ पे e पावर x, कुछ भी समथिंग टाइप का, और मैं आपसे पूछूं कि 0 से 1। ठीक है, ये एक पर्टिकुलर केस है, और यहाँ पे मान लो लिखा है 3 - 2 6। ठीक है, और भी कुछ लिख सकता है 3 2 9। तो एक तरीका तो वो है जो अभी हम कर रहे थे, कि मेन तरीका वही है कि चीजों को एक्सपेंड करके चीजों को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। ठीक है, लेकिन एक खास बात बोले कि अगर किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम में कोई पर्टिकुलर 2 रो या कोई पर्टिकुलर 2 कॉलम में अगर सारे एलिमेंट कांस्टेंट हो, क्या बोला, किसी भी पर्टिकुलर 2 रो या किसी भी पर्टिकुलर 2 कॉलम में सारे एलिमेंट कांस्टेंट अगर होते हैं, तो इस सिचुएशंस में हम डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी के थ्रू डेफिनेट इंटीग्रेशन को लगा सकते हैं। मतलब क्या कहना चाह रहा हूं, देन आप लिख सकते हो 0 से लेकर 1 तक fx dx एंड मैथमेटिकली हो जाएगा दिस एंड दिस। देखो यहाँ पे ध्यान से 2 रो क्या है, कांस्टेंट है, तो हम सिर्फ डेफिनेट इंटीग्रेशन कहाँ पे ले जाएंगे, वेरिएबल प्लेस पे। तो ये एक वन ऑफ द केस है, तो ये अलग बात है कि बाई चांस यहाँ पे हो जा रहा है, बट इन जनरल डायरेक्ट फॉर्मूला कोई नहीं होता है, उसके लिए आपको मैथमेटिकली एक्सपेंड करना पड़ेगा एंड देन यू कैन गेट फाइनल आंसर। ठीक है, तो ये तरीका आपका सही है, इस तरीके में कोई बुराई वाली बात नहीं है। फिर x की का इंटीग्रेशन यहाँ कर लेंगे तो x² 2 हो जाएगा, लिमिट रख देंगे, e पावर x का e पावर x होता है, फिर लिमिट रख देंगे -5 का -5x हो जाएगा, फिर लिमिट रख देंगे तो फाइनल आंसर आएगा। उसके बाद इन लोगों को एक्सपेंड कर देंगे तो इट विल बी फाइनल आंसर। ठीक है, तो हमने इस एग्जांपल में क्या सीखने को पाया, सीखने को ये मिला कि कोई भी फंक्शन हो, सारे रो में वेरिएबल है या कहीं ना कहीं कुछ वेरिएबल है, मतलब रो या कॉलम में एटलीस्ट 1 वेरिएबल जरूर आ रहा है। तो कहीं भी अगर ऐसा दिखता है कि कहीं ना कहीं जरूर एक वेरिएबल है, जैसे मान लो यहाँ पे लिखा होता सपोज दैट 10x, तो क्या ये प्रॉपर्टी लगाते हैं क्या, ऐसा कभी नहीं लगाना है। ये सिर्फ रूल तभी लग रहा है जब कोई 2 रो या कोई 2 कॉलम प्योर कांस्टेंट हो। क्या बोला, कोई पर्टिकुलर 2 रो या कोई पर्टिकुलर 2 कॉलम प्योर कांस्टेंट होगा, तब आप डेफिनेट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो सिर्फ वेरिएबल वाले प्लेसेस पे। लेकिन इनडेफिनेट यानी कि पहले वाले में चाहे कांस्टेंट हो या ना हो, कभी भी कोई भी फॉर्मूला नहीं लगता है, इस बात का ध्यान रहे। ठीक है, एक छोटी सी बात है। तो अगर मैं ओवरऑल बात बोलूं तो मेन बात क्या है, अगर आप इन सारी चीजों से बचना चाहते हो या अभी करना चाहते हो, यार हमें नहीं समझ में आ रहा है या कंफ्यूजन आ रहा है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट तरीका है इंटीग्रेशन का कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, खत्म। इंटीग्रेशन का कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, मैं सिर्फ इंटीग्रेशन बोल रहा हूँ, यानी कि मैं इंडेफिनेट के लिए भी बोल रहा हूँ और डेफिनेट के लिए भी बोल रहा हूँ। ठीक है, यानी कि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन और डेफिनेट इंटीग्रेशन, इन दोनों केसेस में कोई भी डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता है। तो कैसे करते हैं, एक ही तरीका बचता है कि उसको हम एक्सपेंड कर लें, चाहे कितना भी क्रॉस का हो, उसके बाद इंटीग्रेशन होगा तो इंटीग्रेशन के हिसाब से कर लेंगे, डेफिनेट इंटीग्रेशन होगा तो डेफिनेट के हिसाब से कर लेंगे। ठीक है, तो सिर्फ यही एक लौता तरीका बचता है आपके सामने। तो ये बात से आप आई होप सेटिस्फाई हुए होंगे कि हाँ, हम ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं रहेंगे, हम सिर्फ एक रूल को फॉलो करेंगे, क्या, चीज़ों को एक्सपेंड करेंगे एंड देन वी गेट फाइनल इंटीग्रेशन। लेकिन जो पढ़ने वाले होते हैं, थोड़ा सा और चीज़ों को अच्छा समझते हैं, तो उनके लिए मैंने बता दिया है कि अगर कोई 2 रो या 2 कॉलम सेम होता है तो उस केस में डेफिनेट अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, लेकिन इनडेफिनेट नहीं। ठीक है, सिर्फ डेफिनेट डिस्ट्रीब्यूट होता है और उसके अलोंग जाता है जिसके अलोंग वेरिएबल होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रो के अलोंग वेरिएबल था
इसलिए रो के अलॉन्ग इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ठीक है, तो ये तरीका हम लोगों ने अभी सीखा। ठीक, तो इसको आप नोट करो। अब हम चलते हैं कुछ नई बातों को स्टडी। अब चलते हैं हम लोग किसी भी डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना सीख चुके हैं, किसी भी डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी क्या होती है वो भी सीख चुके हैं, किसी भी डिटर्मिनेंट डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है वो भी सीख लिया गया है, किसी भी डिटर्मिनेंट में इंडेफिनिट डेफिनिट होता है कि नहीं होता है वो भी सीख लिया गया। अब स्टार्ट कर रहे हैं आज के ही लेक्चर में क्या कि दो डिटर्मिनेंट अगर आपको अलग अलग दिया जाए और इन दोनों का अगर आपसे मल्टीप्लिकेशन पूछा जाए, अलग अलग दो दिया जाएगा, एक डिटर्मिनेंट इधर एक डिटर्मिनेंट इधर और बीच में मल्टीप्लाई का सिंबल होगा, तो इनको मल्टीप्लाई किस तरह से किया जाता है अब हम लोग उसकी बात करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये देखते हैं हेडिंग क्या है। लिखा है प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट इन थर्ड ऑर्डर। थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट में हम प्रोडक्ट सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो जो डायलॉग बोल रहा हूँ थर्ड ऑर्डर के लिए भले बोल रहा हूँ, लेकिन ये 2x2 ऑर्डर के लिए भी होता है। ठीक है, चिंता नहीं करना है, 2x2 के लिए भी सेम होता है, लेकिन 2x2 इतना आसान होता है कि उसके लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूले की जरूरत नहीं होती है। जैसे मैं आपसे पूछूं कि 3 2 -1 6 4 1 3 मान लो ये लिखा है। ठीक है, और मैं कहूँ कि इसकी वैल्यू बताओ, तो ये यार जब सबसे ज़्यादा आसान है कि इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लो, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लो, तो जो कुछ आएगा वही क्या कहलाएगा आंसर। तो इसलिए हम लोग 2x2 के लिए नहीं पढ़ते क्योंकि वो आसान होता है चीज़ों को कैलकुलेट करना। ठीक है, तो इसलिए स्टडी सिर्फ और सिर्फ थर्ड ऑर्डर का ही करते हैं। अब आप सोच रहे हो कि थर्ड ऑर्डर में भी तो ऐसे कर सकते हैं कैलकुलेशन, तो यार क्या जरूरी थोड़ी है कि हर जगह न्यूमेरिकल वैल्यू ही दिए जाएंगे, वहाँ पे कोई ना कोई एक्स वाई टाइप के भी कुछ नंबर हो सकते हैं। तो सिचुएशंस में पता है आपको कि जब ABC XYZ मिक्स होते हैं थर्ड ऑर्डर में, तो उसको सॉल्व करना काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, काफ़ी सारे प्रॉपर्टीज भी लगता है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग सिर्फ स्टडी किस पे कर रहे हैं, थर्ड ऑर्डर पे। टू ऑर्डर पे बहुत आसान होगा, चाहे वेरिएबल हो या कांस्टेंट हो, कुछ भी हो वो बहुत आसान होगा। ठीक है, तो कहा गया है कि दिस प्रोडक्ट यानी जो हम सीखने वाले हैं कैन बी डन बाय, कितने तरीके से प्रोडक्ट कर सकते हैं। ध्यान रहे सेकेंड लेक्चर में हमने आपको बताया कि एक्सपेंशन सिर्फ और सिर्फ 6 तरीके से किया जा सकता है, या तो तीनों रो में से कोई एक रो के लाओ या तीनों कॉलम में से किसी एक कॉलम के लाओ, यानी कि टोटल 6 वेज थे एक डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करने का। यहाँ पे हम प्रोडक्ट सीख रहे हैं, तो जब किसी दो डिटर्मिनेंट आपके सामने होंगे और बीच में अगर मल्टीप्लाई का सिंबल होगा और इनको मल्टीप्लाई करना होगा तो कितने तरीके से कर सकते हैं, तो वो मैं आपको लिख के दिखाने जा रहा हूँ। दिस प्रोडक्ट कैन बी डन बाय 4 मेथड। कितने मेथड है, टोटल 4 मेथड है। ठीक है, अब वो 4 मेथड के नाम क्या क्या है वो आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, रो बाय रो, कॉलम बाय कॉलम, रो बाय कॉलम, कॉलम बाय रो। इस चारों में इंपॉर्टेंट ये है कि पहला जो लिखा है वो फर्स्ट डिटर्मिनेंट में देखना है और जो बाद में लिखा है वो आपको सेकेंड डिटर्मिनेंट में देखना है, और यही बात चारों में के लिए वैलिड है। यानी फर्स्ट में कॉलम, सेकेंड में कॉलम, फर्स्ट डिटर्मिनेंट में रो, सेकेंड डिटर्मिनेंट में कॉलम, फर्स्ट डिटर्मिनेंट में कॉलम तो सेकेंड डिटर्मिनेंट में रो। तो ये तरीका है। ठीक है, और इसमें से मैं कुछ ही यूज करूंगा बार बार प्रैक्टिस के तौर पे, या तो रो बाय रो यूज कर सकता हूँ या तो रो बाय कॉलम, जो भी आपको सुटेबल लगे आप वो इसको चूज कर सकते हो। अब बात करते हैं किस तरह से किया जाता है। ठीक है, अब समय आ गया है उस बात का। आइए देखते हैं एग्जाम्पल थ्रू। प्लीज उसको रटना नहीं है, जो मैं अभी एग्जाम्पल के प्रैक्टिस कराऊंगा उसके मीनिंग को समझना है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई करने के आपके 4 तरीके हैं, कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है उसके फॉर्मूले को नहीं रटना है, उसके प्रोसेस को समझना है। ठीक है, फॉर्मूला रटोगे भूल जाओगे, क्योंकि मुझे आज तक फॉर्मूले याद ही नहीं हुए, याद करने जरूरत ही नहीं, क्योंकि उसके मीनिंग आसान है, चीज़ों को समझना। मल्टीप्लाई मतलब ऑटोमेटिक कर लेंगे। ठीक है, तो रटने का प्रयास न करना, इसको समझने का प्रयास करना कि किस तरह से किया जाता है, तो वो हम आपको एग्जाम्पल थ्रू आपको समझाने जा रहे हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। तो आप चलिए देखते हैं यहाँ पे कि दो डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो एक बार हेडिंग देख लो क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट रो बाय रो मेथड। हम दो डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लाई सीखने जा रहे हैं, कौन से मेथड से, रो बाय रो। हालांकि 3 मेथड और भी है। ठीक है, तो आप इनमें से कोई भी यूज कर सकते हो जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, लेकिन ये क्योंकि सिर्फ कुछ जगहों पे यूज होता है इसलिए मैं इसको सजेस्ट करूंगा कि
इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड वाले क्वेश्चन से प्रैक्टिस करो, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई सीखना है तो, ठीक, क्योंकि हम लोगों ने मैट्रिक्स में भी मल्टीप्लिकेशन सीखा हुआ है। ओके, तो वहाँ बताया गया था और आपको यहाँ भी बताया जा रहा है। तो आइए देखते हैं क्या करेंगे। तो रो बाय रो का मतलब है कि जो सेकेंड डिटर्मिनेंट होगा उसका रो पहला वाला फिक्स होगा और इसके रो के साथ मल्टीप्लाई होता रहेगा और कॉलम 1 में लिखता चलेंगे हम लोग। क्या बोल दिया, बहुत अजीब टाइप बोल दिया गया। आइए देखते हैं कैलकुलेशन से। यहां आएगा A1, तो देखो ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, तो ये मल्टीप्लाई होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से। ये आ जाएगा A1 इंटू X1, यानी सेम सेम पोजीशन से मल्टीप्लाई होगा। उसके बाद ऑलवेज प्लस आएगा कोई भी क्वेश्चन हो। ये एलिमेंट क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो ये भी क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो सेम पोजीशन के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो ये क्या आ जाएगा A2 X3। एक्चुअली मैं इसको नीचे लिख देता हूँ क्योंकि स्पेस कम पड़ जाएगा। ठीक है, मैं आपको यहाँ लिख के दिखाता हूँ। ये आ जाएगा A1 X1 प्लस A2 X2 प्लस A3 X3। इसको फिक्स करके पूरा तीनों रो से पहले कर लो। तो फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई हो गया, अब हम सेकेंड रो से मल्टीप्लाई करते हैं। कितना आ जाएगा B1 X1 प्लस B2 X2 प्लस B3 X3। तो देख सकते हो सेकेंड रो का, अब क्योंकि सेकेंड रो कर रहे हैं ना, तो इसलिए फर्स्ट कॉलम के साथ सबके करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा C1X। देखो प्रोसेस को सिर्फ समझो, रटो नहीं ना, किसका किससे करना है, रटो ना। अब देखो करस्पॉन्डिंग यहाँ पे था, यहाँ पे B1 X1 है, यहाँ तो करस्पॉन्डिंग नहीं है, तो मतलब है पोजीशन से ये पहले नंबर पे है, पहले नंबर से हो गया, ये सेकंड नंबर पे सेकंड नंबर से हो गया, थर्ड नंबर पे थर्ड नंबर से हो गया। ठीक है, इस तरह से इससे करते हैं। तो ये फर्स्ट पे है तो फर्स्ट से करेंगे, सेकंड है तो सेकंड से करेंगे, और थर्ड है तो थर्ड से करेंगे। ठीक है, चलो ये काम हो गया, हमने फर्स्ट कॉलम में इसको अरेंज कर दिया। तो आप देख सकते हो मैंने इसको फिक्स करके बाकी कॉलम वाइज मल्टीप्लाई कर करके लिख दिया। अब इसका काम हो जाता है खत्म। ठीक, अब स्टार्ट करते हैं हम लोग किस चीज को, इस पर्टिकुलर केस का। तो शुरू से स्टार्ट करेंगे और इसको फिक्स रखेंगे तब तक जब तक कि तीनों के साथ मल्टीप्लाई ना हो जाए, और सीक्वेंस वाइज मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब स्टार्ट करेंगे फर्स्ट रो का सेकंड रो के साथ मल्टीप्लिकेशन। कितना आ जाएगा भाई, तो ये आ जाएगा A1 Y1, ये आएगा A2, इसके करस्पॉन्डिंग है Y2 प्लस A3 Y3। फर्स्ट रो का खत्म हो गया, अब सेकेंड रो का बारी है। तो देखो पोजीशन वाइज, तो B1 Y1 B2 Y2 B3 Y3। ठीक है, अब बात करते हैं इससे। यह जाएगा C1 Y1 C2 Y2 एंड C3 Y3। ठीक, तो सेकेंड कॉलम हमने इसको अरेंज कर दिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि कौन सा वाला अभी बचा है सेकेंड डिटरमिनेंट में, लास्ट वाला। क्या नाम है, थर्ड रो। ध्यान रहे रो बाय रो कर रहे हैं, इसलिए हम रो को इस तरह से एडिट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या आएगा, सेम प्रोसीजर शुरू से। तो बचेगा A1 Z1 प्लस A2 Z2 प्लस A3 Z3। ठीक, आगे देखते हैं क्या है। फिर आएगा B1 Z1 प्लस B2 Z2 प्लस B3 Z3। नेक्स्ट आएगा C1 Z1 प्लस C2 Z2 प्लस C3 Z3। ये इतना बड़ा सा डिटर्मिनेंट आता है। ठीक है, सिर्फ इसको सीखना है यार, इसका कोई खास यूज तो फिलहाल नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ कुछ स्पेशल क्वेश्चंस होते हैं जिसमें अभी मैं कराऊंगा, तब वहां पे बोलना मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा आई थिंक। अभी उसको सस्पेंस में रखते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस में आपको समझाएंगे। तो ये मल्टीप्लाई जैसे मैंने यहाँ पे रो बाय रो किया है, हो सकता है स्टूडेंट कि आप रो बाय कॉलम करो, ऐसा भी हो सकता है मे बी। तो रो बाय जब कॉलम करेंगे तो इस तरह से क्वांटिटी को लिखा जाएगा। ठीक है, रो बाय कॉलम रो बाय कॉलम रो बाय कॉलम। तो लिखने का जो तरीका है वो प्रोसेसर आपका सेम होगा प्रोसीजर, और यहाँ पे मैं आपको रो बाय रो करके दिखाया हूँ।
ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने के लिए आप खास तौर पर सिर्फ और सिर्फ एकेडमी लेवल का कोई भी बुक हो आपके सामने जिसमें मल्टीप्लाई क्वेश्चन पूछे गए हो, सिर्फ वो करना, ठीक है। चारों मेथड से करना, कोई भी ना कोई किसी से देखना कि क्या आंसर सेम आता है कि नहीं आता है। आंसर 100% सेम आएगा, लेकिन अगर नहीं आता है इसका सिर्फ एक मतलब है कि आपने कैलकुलेशन कहीं ना कहीं गलत किया है, ठीक है। मीनिंग पे ना जाना, कैलकुलेशन आपने गलत किया है, मीनिंग हमेशा सही है, चाहे चारों मेथड में से कोई भी फॉलो करो, फाइनल आंसर सेम आएगा, ठीक स्टूडेंट। तो इस तरह से हमने यहाँ पे आपके सामने रिप्रेजेंट किया है। अब जो क्वेश्चन बनते हैं वो डिटर्मिनेंट अलग अलग देकर अगर आपसे मल्टीप्लाई पूछे बाई चांस, तब तो बहुत आसान तरीका है यार। अगर आप ये नहीं भी कर पाते हो बाई चांस, तो हम लोग इसको अलग सॉल्व कर लेंगे, इसको अलग सॉल्व कर लेंगे, इन दोनों के सॉल्यूशन को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। सो दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। अब बात करें कि मल्टीप्लिकेशन अलग अलग सॉल्व करके तो कर ले रहे हैं, जो कि आसान भी है। तो अच्छा, जो लोग मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते हैं, ये उनके लिए रूल बना दिया गया कि आप इस बड़े से अलग अलग पार्ट्स को एक सिंगल डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो। अब जो यहाँ पे सबसे डिफिकल्ट टास्क आता है वो मल्टीप्लाई का एक्चुअल नहीं है। जो हम यहाँ मल्टीप्लाई दिखा रहे हैं आपको, वास्तव में सबसे डिफिकल्ट टास्क ये नहीं है जो अभी मैं कर रहा था। वो डिफिकल्ट टास्क ये है कि क्या अगर कहीं भी इस तरह का दिखा तो क्या ये आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि ये दो अलग अलग डिटर्मिनेंट के साथ मल्टीप्लाई हुआ होगा। तो ये सबसे डिफिकल्ट टास्क है, मतलब रिवर्स बातचीत करना। रिवर्स मतलब कि इस पार्ट से कन्वर्ट करके क्या आप अलग अलग दो डिटर्मिनेंट में लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, ये सबसे डिफिकल्ट टास्क होगा, ठीक है। अब हो सकता है कि ये डाटा इस तरह से दिया हो कि ये रो बाय कॉलम में शायद हो सकता है अलग अलग पार्ट्स में मल्टीप्लाई के लिखा हो, या रो बाय रो में मल्टीप्लाई के लिखा गया हो। मतलब जो चार मेथड है, हो सकता है कि इसको जब अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करें, उन चारों मेथड में से किसी भी अलग फॉर्मेट में बनाए जा सकते हैं, बन सकता है, डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है, ठीक है। तो सबसे डिफिकल्ट टास्क ये है कि अगर आपको मल्टीप्लाई करके दिया गया है पहले से इस तरह से, तो आप क्या इसको दो अलग अलग डिटर्मिनेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। तो हम लोग बात करते हैं इस टाइप की चीज़ों की, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क अभी हम कुछ समय बात करेंगे। सबसे पहले हम एक बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं, पहले उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको नोट कर लो। तो अब चलते हैं हम लोग, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, ठीक है, जिसमें दो अलग अलग डिटर्मिनेंट है और इन डिटर्मिनेंट को मल्टीप्लाई करके आपको बताना है कि इसका आउटपुट कितना आएगा, ठीक। आइए देखते हैं। तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि रो बाय कॉलम करते हो कि कॉलम बाय रो करते हो, ठीक है। तो जैसा कि अभी हम जो एग्जाम्पल आपको समझा रहे थे, मैं चाहता हूँ कि उसी तरह से करूँ तो ज़्यादा बेटर है। तो मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ रो बाय रो मेथड। रो बाय रो मेथड मतलब सेकेंड डिटर्मिनेंट में एक बार रो को फिक्स करके आपको इसके करस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई कर करके लिख लेना है। जब तीनों रो के साथ हो जाएगा तो फिर सेकेंड रो को फिक्स करेंगे, फिर इन तीनों रो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब इससे भी हो जाएगा फिर थर्ड रो को फिक्स करेंगे, फिर इन तीनों के साथ करेंगे, तब जाके फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या है। तो देखो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस का सिंबल हमेशा होता है। 0 इंटू 1 0 आ जाएगा, -1 इंटू 0 0 आ जाएगा। फर्स्ट रो से तो सारे एलिमेंट 0 आ गया, फिलहाल थ्रीज करते हैं। यह आ जाएगा 0 प्लस 1 प्लस 0, यह आ जाएगा 0 प्लस हमारे खुद के फॉर्मूले में होता है, लेकिन जब 2 के साथ 1 के मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 2 एंड 3 के मल्टीप्लाई के 0 साथ हो जाएगा 0, ठीक है। ये रहा आपका फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट। अब बात करते हैं यहाँ पे, इसको फिक्स करके हमने काम चला लिया। अब हम फिक्स करेंगे किसको दिमाग में, इस वाले बात को, और फिर से स्टार्ट करेंगे शुरू से कि कैसे लिखना है इसमें, ठीक है। तो आइए देखते हैं। 2 2 जब 4 प्लस ये 0 हो जाएगा, प्लस -1 इंटू 3 तो हो जाएगा मल्टीप्लाई करने से -3, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकेंड रो का, सेकेंड रो से यह हो जाएगा 3 2 6 प्लस 1 इंटू -1 ये हो जाएगा -1,
4 3 ज़ा 12, इससे भी हो गया। अब थर्ड बचा है, तो -1 इंटू 2 -2 प्लस हमारे खुद के फॉर्मूले में होता है 2 इंटू -1 -2 एंड 3 3 ज़ा 9। ठीक है, तो इस सेकंड रो से भी मल्टीप्लाई इस सारे पर्टिकुलर रो से कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट बचता है कि अगर हम लोग इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या क्या सिचुएशन हो सकते हैं, आइए देखते हैं। तो -1 इंटू 2 -2, 2 इंटू 1 +2, 3 इंटू -1 -3। ठीक, फिर से करते हैं। कहीं मिस्टेक हो गया क्या? जी हाँ, हमें तो फर्स्ट रो से स्टार्ट करना है ना, हमने गलती से ये वाला कर दिया था। फर्स्ट रो से स्टार्ट करते, तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 इन 0 0 -1 इंटू -1 +1। अब इससे करेंगे 3 2 ज़ा 6 1 1 ज़ा 1 प्लस 4 टाइम्स -1, बोले तो माइनस का 4, बाद में लिख लेंगे। अब इससे करते हैं लास्ट, तो -1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू -1। ठीक है, तो अब इसको अगर हम लोग एक दूसरे से कलेक्ट करें तो देखते हैं क्या आता है। दिस इज 0 1 एंड 2, 4 -3 1, 12 प्लस 6 18 -1 17 एंड दिस इज द 9 -4, दिस इज 5। ठीक है, यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा आपका 6 प्लस 1 7 -4 3 एंड -2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा -3। यानी कि दो बड़े डिटर्मिनेंट को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं विदाउट एनी कंफ्यूजन्स। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि ये आपने गलत लिखा है सही लिखा है, खुद के कॉन्फिडेंस के लिए जब जब नंबर का मल्टीप्लाई करके उन 4 मेथड्स को जब जब फॉलो करना, तो ये एक आइडिया आपको दे रहा हूँ, ये आपको काफ़ी कॉन्फिडेंस देगा अंदर से। आप जब कुछ भी ले रहे हैं एग्जाम, तो आप खुद भी एग्जाम्पल बना सकते हो। आप कोई भी डिटरमिनेंट ले लो, कोई भी जितना हो सके छोटा छोटा, ठीक है, इनको अलग सॉल्व करो, इनको अलग सॉल्व करो, फिर इनके मल्टीप्लाई से देखो आंसर कितना आता है। मान लो आ गया 20, फिर आप चारों मेथड में से कोई भी एक मेथड चूज करो, जो भी आपको लगता है, सिंगल में कन्वर्ट करो, सिंगल डिटरमिनेंट में। जब कन्वर्ट हो जाएगा तो इसको भी एक्सपेंड करो। तो अगर इससे भी अगर 20 आया तो इसका मतलब है कि आपने मल्टीप्लिकेशन सीख लिया है। अगर 25 आता है, 100 आ गया, 90 आ गया, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप गड़बड़ी कर रहे हो, सीखे नहीं अच्छे से। ठीक है, तो ये एक तरीका हो सकता है आपको मल्टीप्लिकेशन प्रैक्टिस करने के लिए, खासतौर पे यार ये एकेडमी लेवल पे ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, तो इसको हम नोट करो। अब बात करते हैं इसके आगे। तो अब चलते हैं, यहाँ पे एक सिंगल डिटर्मिनेंट है और ये इनके 4 ऑप्शन हैं। ठीक है, इसमें पहला ऑप्शन 0 है, सेकंड है इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा, इंडिपेंडेंट ऑफ बीटा, लास्ट ऑप्शन मैंने से नन ऑफ दिस बना दिया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। आप बताओ, मैथमेटिकली अगर देखा जाए तो कॉस अल्फा माइनस बीटा वाला प्लेस क्या हो जाएगा? सिर्फ सुनो, ठीक है, सिर्फ सुनना है। तो कॉस अल्फा माइनस बीटा, तो यदि कॉस ए माइनस बी फॉर्मूला आपको याद होगा, तो ये जो कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, अच्छा इसको क्या होगा? कॉस अल्फा कॉस गामा प्लस साइन अल्फा साइन गामा। ठीक है, इसको ब्रेक करो, तो कॉस बीटा कॉस अल्फा प्लस साइन बीटा साइन अल्फा एंड 1 अपनी जगह पे है। नेक्स्ट है कॉस बीटा कॉस गामा इन प्लस साइन बीटा साइन गामा, और इस प्लेस पे भी ओपन करें अगर, तो यह जाएगा कॉस गामा कॉस अल्फा, ठीक, प्लस साइन गामा साइन अल्फा। नेक्स्ट हो जाएगा स्टूडेंट कॉस गामा कॉस अल्फा, सॉरी बीटा, ठीक है, एंड प्लस साइन गामा इंटू साइन बीटा। तो इस तरह के सिचुएशन से हमारा काम हो जाता है। 1 अपने प्लेस पे है, ये हमने लिख दिया। तो बेसिक बात अगर यूज करें, कुछ स्टूडेंट इसको देख के डर जाते हैं, यार इतना भयानक हो गया है, इसको कैसे हम सॉल्व करें। ऐसा हो सकता है कि आप देख के डर जाओ इस डाटा का, जिस तरह से लुक हमें बाई चांस देखने को मिल रहा है, ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है।
तो आपकी कॉपी में एक स्टेप ये होना चाहिए जो आपको दिख रहा है, ठीक है। अब इसके बाद मैं कुछ बनाने जा रहा हूँ, वो आपका कॉपी में सेकेंड स्टेप होना चाहिए। तो सेकेंड स्टेप क्या है, 1 को हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, जी बिल्कुल लिख सकते हैं। उस कॉस स्क्वायर अल्फा को दो पार्ट में अगर ब्रेक कर ले, कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा एंड साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा, कोई बुराई वाली बात है क्या? जी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है 1। अब क्या रीजन है कि मैंने यहाँ पे अल्फा वाला प्रोसीजर फॉलो किया है, वो इसलिए क्योंकि इसमें देख सकते हो कॉस अल्फा की सिचुएशन चल रहे थे मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे देखो बीटा है कॉस बीटा सिमेट्री के हिसाब से यहाँ पे क्या यूज करना चाहिए, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। कॉस स्क्वायर बीटा को हम दो पार्ट में लिख दे रहे हैं, साइन स्क्वायर बीटा को भी हम दो पार्ट में लिख दे रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप इस क्वेश्चन को फर्स्ट टाइम क्लिक कर पाओगे माइंड में कि यही सोचना चाहिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। तो जो एकेडमी में बच्चे हैं उनके लिए सबसे अच्छा सजेशन है कि वो इस क्वेश्चन को रट ले, क्योंकि इस क्वेश्चन एग्जैक्ट डाटा बेस आपके एग्जाम में आ सकता है, एग्जैक्ट डाटा बेस, ठीक है। बहुत चेंज होगा तो यहाँ पे a माइनस बी ए माइनस सी टाइप का हो सकता है, एंगल्स में आगे पीछे हो सकता है, बट लुक वाइज आपका सेम होगा, ठीक है। तो एक यूनिक क्वेश्चन की तरह इसको देखना है, ऐसा माइंड में नहीं लेना कि सर हम तो सोच ही नहीं पा रहे। तो नो डाउट कोई भी इसको फर्स्ट टाइम सोच नहीं पाता है, ठीक है। तो आप कुछ बातें चीजें ऐसी भी होती है जो आपको साथ साथ लेकर चलना पड़ता है याद होने के साथ, जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं खास तौर पे, जैसे वन ऑफ दे, ठीक है। 1 है तो यहाँ पे कॉस गामा है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं ऊपर से आपको आइडिया दे के बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ लिखें कॉस स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर गामा, कॉस स्क्वायर गामा को दो पार्ट में लिख दिया एंड साइन स्क्वायर गामा को भी दो पार्ट में लिख दिया। अब चेक करते हैं कि क्या इस पार्ट्स को हम दो अलग अलग डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि यार एक चीज तो श्योर है, अगर आप एक्सपेंड करोगे तो आप अप्रोक्स सुसाइड के बराबर ही है, तो ओके। एक्सपेंड करने से प्लीज आपका हालत खराब हो जाएगा, एक्सपेंड आंसर तक आए उसकी गारंटी नहीं। तो ये भी एक अपने आप में एक आइडिया होता है कि जब लुक वाइज थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क मिल जाए अपने सामने, तो थोड़ा बहुत ये माइंड में जरूर लाया करो शायद कि क्या ये कहीं दो अलग अलग डिटर्मिनेंट में तो नहीं हो रहा है, ये चीज जरूर लाया करो। ये जस्ट फॉर मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। क्या क्वेश्चन में कहीं कहा गया है क्या कि प्रोडक्ट में करो, ऐसा कुछ नहीं कहा गया, ये तो सिर्फ ये लिखा है कि फाइंड द वैल्यू, सिंपल खत्म। लेकिन जब कैलकुलेशन अब देखो ऑब्जर्वेशन करके यार कुछ लेंदी जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बात उसके अंदर जरूर आ रहा होगा कि डिटर्मिनेंट अलग अलग दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा होगा, अगर फर्स्ट टाइम एक्सपेंशन करने में भयानक टाइप का लुक बन रहा होगा तो। ये मेरे तरफ से एक पर्सनल आइडिया है, ठीक है, तो ये मैंने आपको दे दिया। अब बात करते हैं आगे, क्या इसको दो अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं क्या? तो गाइस आइए देखते हैं क्या है। जैसे अगर मैं देखूं यहाँ पे, इसको अगर मैं छुपा लूं इस वाले पार्ट को, और प्लीज इसके बाद लिखना नहीं है, हो सकता है कि दो पार्ट अलग करने में दिक्कत भी हो, ऐसा भी हो सकता है। जैसे मान लो ये लिखा है, फर्स्ट रो में लिख दिया, तो यहाँ पे ऐसा क्या लिखे है जो इसके साथ मल्टीप्लाई होके आता हो कॉस कॉस, तो ये देख सकते हो यहाँ पे कॉस अल्फा लिखना नेसेसरी हो गया है, क्योंकि फर्स्ट रो पे तभी तो आएगा कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, फिर यहाँ आता है कॉस बीटा इंटू कॉस अल्फा, यहाँ पे आएगा कॉस गामा इंटू कॉस अल्फा। अच्छा ये भी चाहिए, तो यहाँ पे अब क्या करो, साइन अल्फा वाला प्लेस, तो इसको लिख लो यहाँ पे साइन अल्फा साइन बीटा इंटू साइन गामा। अब ये चेंज हो रहा है साइन अल्फा से, तो सेकंड एलिमेंट लिख लो साइन अल्फा, चेक करो कॉस अल्फा इंटू कॉस अल्फा ये आ जाएगा, प्लस साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा ये आ जाएगा, ठीक। आगे देख लो कॉस बीटा कॉस अल्फा कॉस बीटा, मतलब साइन बीटा साइन अल्फा ये वाला आ गया। लास्ट चेक कर लो कॉस अल्फा कॉस गामा प्लस साइन गामा साइन अल्फा ये आ गया। बाजू में हमें कुछ भी नंबर नहीं चाहिए, लेकिन हमें पता है ये 3x3 का डिटरमिनेंट दिया है, तो ये आफ्टर मल्टीप्लाई 3x3 में ही बनेगा। तो बात आता है अगला कि यहाँ पे क्या लिखे हम, जो ये एलिमेंट छूट रहे हैं यहाँ पे क्या लिखे, तो वहाँ पे क्या भरा जाएगा, अब हम लोग उसकी बात करते हैं। तो स्टूडेंट अगर यहाँ पे ध्यान से देखो, तो फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई अगर करेंगे, फर्स्ट रो के साथ ये पूरा कंप्लीट आ रहा है, तो यहाँ पे ऐसा क्या लिख दे ताकि फर्स्ट रो में कोई फर्क ना पड़े, तो सिर्फ इकलौता नंबर हो सकता है, वो क्या हो सकता है 0,
क्योंकि अब ध्यान से देखो, अगर हम लोग इसमें पूरा 0 लिख दिए तो इस रो का इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, सेकेंड रो का फर्स्ट रो के साथ मल्टीप्लाई करोगे तभी भी आएगा, एंड थर्ड रो का इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तभी भी आएगा। यानी ये 0 लिखने का मेन मकसद ये है कि बगल में हमें कुछ भी नहीं चाहिए, इसलिए 0 लिख रहा हूं। ठीक है, अब आप सोच सकते हो बिना किसी थिंकिंग के अबाउट कि नेक्स्ट केसेस क्या आएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कॉस बीटा का सिमेट्री चल रहा है तो इसलिए यहाँ कॉस बीटा लिख देंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ पे साइन बीटा का सिमेट्री चल रहा है। थोड़ा बहुत देखते हैं कि क्या गलत सही लिखा है, आइए देखते हैं क्या है। मान लो अब हम लोग अगर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करें तो क्या ये आ रहा है, चेक करो, कॉस बीटा इंटू कॉस बीटा, कॉस पहला क्या है कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, देखो आ रहा है, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा ये भी आ रहा है, और 0 इंटू 0 करेंगे तो ये भी आ रहा है। अब इसी तरह से बाकी दो का भी मल्टीप्लाई इसमें करके देख लो, ये पूरा कंप्लीट नंबर आ रहा होगा ये सब मिलाकर। ठीक है, और लास्ट क्या बचता है, कॉस गामा साइन गामा एंड 0 मल्टीप्लाई, देखो कॉस अल्फा इंटू कॉस गामा पहला एलिमेंट आ गया, साइन अल्फा इंटू साइन गामा ये भी आ गया, 0 इंटू 0 0, तो यानी 0 बगल में लिखा है, प्लस 0 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यानी कि ये दो अलग अलग डिटर्मिनेंट का मल्टीप्लिकेशन लिख के लिखा गया था, और आपको पता है कि कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकेंड कॉलम थर्ड या रो 1 रो 2 रो थर्ड किसी एक एलिमेंट की वैल्यू को 0 होता है तो मिलाकर आंसर क्या आता है 0। तो इनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, तो देखो यार यहां से हमें क्या सीखने को मिल रहा है, यहां से ये सीखने को मिल रहा है कि सबसे डिफिकल्ट टास्क ये होता है कि इससे अलग अलग दो डिटर्मिनेंट में बनाना सबसे डिफिकल्ट टास्क है। तो इसके लिए मैंने आपको तरीका बता दिया है कि जो चीज सिमेट्रिकल होता है उसको किसी एक रो के लॉन्ग लिख लो, उसके बाद अनसिमेट्रिकल कॉलम 1 के लॉन्ग लिख लो, समथिंग टाइप का। तो ये सब चीजें यार आप प्रैक्टिस से सीख सकते हो। ठीक है, यहाँ बताने में आपको थोड़ा डाउट भी हो सकता है, मे बी मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये एक बार में समझ में आया होगा, मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट को जब क्लास ऑफलाइन होती थी तो इस चीज़ को लोग क्लास के बाद जरूर डिस्कशन करते थे। ठीक है, तो ऑफलाइन में तो मिल जाते थे। तो अगर आपको नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से आप चैट सेक्शन में एक बार देखने के बाद चैट सेक्शन में जरूर पूछो, मैं वहाँ पे आपको अच्छे से क्लियर करूँगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को भी क्लियर किया और कुछ क्वेश्चंस के साथ फिनिश किया। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट था, जिसमें डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन एंड प्रोडक्ट ऑफ टू डिटर्मिनेंट का चीज़ें सीखी हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर जो आने वाला है इसी पर्टिकुलर लेक्चर से 95% क्वेश्चंस मेंस एंड एडवांस पूछे जाते हैं जो अब सीखने जा रहे हैं। रियलिटी अगर देखा जाए तो ये जो नेक्स्ट लेक्चर है वो इसीलिए सीखने वाले हैं, इसके पहले जो पढ़ाई की है इसी पढ़ाई का यूज इसीलिए किया है कि हम इसके नेक्स्ट लेक्चर को सीख सके। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज की वीडियो यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।